केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बस अपने 1.5 से 2 घंटे मेरे को दे दो, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में कर दूंगा। जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शन है, चाहे एक्सोथर्मिक हो, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है, सारी की सारी चीजें आपकी मुट्ठी में होगी। पूरा चैप्टर आपको इस तरह से समझ आएगा कि आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम टू स्प्रिंट बैच बाय SN1 लर्निंग। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बैच, बिल्कुल ब्रांड न्यू तरीके से, एकदम फिर से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप ही की डिमांड थी कि अब से दोबारा से एक नया बैच स्टार्ट करो तो हमें मजा आएगा, जिसमें वन शॉट के थ्रू आप कराओ। और ये वन शॉट कोई ऐसा नहीं है जो फालतू का वन शॉट जो होता है यूट्यूब पे, जो आपने देखा होगा आधे घंटे में चैप्टर करा के चलेगा ना। ये बहुत ही डिटेल तरीके से आपको सब कुछ कराया जाएगा। जो मैंने रेगुलर बैच में कराया उससे भी ज्यादा अच्छे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से सारे के सारे कंटेंट को डिलीवर कर पाऊं। एंड आपको करना यह है कि मेरे साथ आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। ये एक्टिव लर्निंग क्या होता है? एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि जो भी चीज मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि कमेंट करो आंसर या फिर जो भी, तो वो आप कर रहे हो मेरे साथ, दैट इज एक्टिव लर्निंग। डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ देने वाला हूं जिसमें आपसे 1 से 1.5 पेज के अंदर पूरी की पूरी रिएक्शन इस चैप्टर की कवर हो जाएगी, बहुत ही इजी तरीके से। प्लस आपको इस बैच के अंदर हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांस है। मतलब अगर इस बैच को आपने ज्वाइन कर लिया, आपने गूगल फॉर्म वगैरह सब सबमिट कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि बैच की डिटेल्स, फीचर्स क्या है, तो मैथ और साइंस के लिए आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। आपका मैथ और साइंस इस तरह से कराया जाएगा ना, 95 प्लस मार्क्स आपके गारंटीड है। इवन हो सकता है कुछ बच्चे 98 से प्लस भी लेके आ जाए, 100 भी पहुंच सकते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर पे, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर कुछ रिएक्शंस दे रखी है। कुछ रिएक्शंस, अरे वो कुछ नहीं है, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है रिएक्शंस। आप तो कहते हो कुछ रिएक्शन, अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना याद होती है, इतनी आसानी से थोड़ी ना याद होती है। आपको थोड़ी ना पता कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है रिएक्शंस को याद करने में, हम तो याद ही नहीं कर पाते। अरे बहुत इजी चैप्टर है यार। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हो सकते हैं, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, सीबीएसई ने बोला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप इस इकलौते लेक्चर को देखने के बाद कर पाओगे। एंड इसके बाद आपको और कोई दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से कि यार ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल मतलब तो पता है कि कोई भी केमिकल चीज है, कोई भी उसमें केमिकल होता है, वो हमें पता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ये वो वाला रिएक्शन तो नहीं है जो रिएक्शन चैनल आजकल यूट्यूब पे खुल रहे हैं कि एक बंदा वो कुछ कर रहा है हरकतें और उसका रिएक्शन ही हा हा करके दिए जा रहे हैं। तो अरे वो रिएक्शन नहीं भाई। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। यानी कि आपने क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है, तो अगर एटम्स टूट रहे हैं, एटम्स जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं या मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल है, मान लो H2O का मॉलिक्यूल है, अगर वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर रहा है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक अलग एटम है और ऑक्सीजन जो है वो अलग ही मॉलिक्यूल है, तो वो दोनों अगर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो अगर जो बॉन्ड है एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में, अगर जो बॉन्ड है वो बन रहा है या फिर टूट रहा है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें कोई रिएक्शन हुआ ही हा करके कोई हंस रहा है नहीं ना, तो वो रिएक्शन चैनल का केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब बॉन्ड टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, बस समझ आना चाहिए होता क्या। कोई मॉलिक्यूल टूट गया, जुड़ गया, बन गया, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब सवाल उठता है कि अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखे? उसको मतलब अलग अलग तरह की इक्वेशन होती है, एक होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है स्केलेटल। सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एक एक करके सब देखेंगे। केमिकल इक्वेशन जो है, जब जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, उसी को मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं, जैसा इस तरह से लिखा नो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? अरे मैथ्स में पढ़ते हो, मान लो लिखा है 2 + 3 = 5, तो दैट इज इक्वेशन। वो इक्वेशन है 2 + 3 = 5। तो देखो ध्यान से सुनना, समझ आएगा सब कुछ। अगर मान लो मैंने लिखा 2 + 3 = 5, तो क्या इस वाली साइड को, इक्वल टू के इस वाली साइड को आप RHS बोलते हो? हाँ जी, RHS बोलते हैं। इस वाली साइड को LHS? हाँ जी, LHS बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन भी होती है जब दो बंदे जुड़ करके एक चीज बनाते हैं। जब दो बंदे जुड़ गए, टिनिंग टिनिंग जुड़ गए, तो एक चीज बनाई अगर उन्होंने, तो वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। केमिकल रिएक्शन दो चीजों का जुड़ना या फिर टूटना होता है। तो अगर मान लो दो चीजें जुड़ रही है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई साइंटिस्ट, कोई आया मतलब महान इंसान, उसने मतलब बोला मैग्नीशियम को जला दिया, कोई काम धाम तो है नहीं, मैग्नीशियम में आग लगा दी। फायर लेवल कैसा ये बताओ पहले चैट बॉक्स में। आग लगाने से याद आई, पहले बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से, अगर आप प्रीमियर देख रहे हो तो मुझे पता है प्रीमियर ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने ही तो करा इसको। तो फायर लेवल बताओ चैट बॉक्स में कि फायर लेवल कैसा है। फायर लेवल मस्ट बी इंफिनिटी। पूरे के पूरे चैट बॉक्स में इंफिनिटी फायर लेवल होना चाहिए, तभी मजा आएगा।
तो फायर से याद आया, तो मैग्नीशियम रिबन, थैंक यू सो मच यार याद दिलाने के लिए। तो मैग्नीशियम बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मतलब मैग्नीशियम को मैंने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मुझे पता क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बंदा बोल के चला गया, वो आया कान में खुसर खुसर, ओ भाई मैग्नीशियम को ना मैंने ना ऑक्सीजन की ना प्रेजेंस में ना जलाया। तो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या तुम इसकी इक्वेशन बना सकते हो? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन यानी वो इसमें ना एक दो तीन चीजें एलएचएस की तरफ होगी और एक दो चीजें आरएचएस की तरफ होगी, वो बनाना बना दूंगा क्या इसमें? तुमने बोला मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो ठीक है मैंने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो हमें जो एरो के लेफ्ट साइड दिख रहा है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है, जिसका यूज हम कर रहे हैं रिएक्शंस करने में, दैट इज रिएक्टेंट। और जो बन रहा है ना वो प्रोडक्ट है। किसी का मुंह बन रहा है ना तो दैट इज प्रोडक्ट। हाँ मुंह बनता है, किसका बनता है? सर जी मेरे दोस्त का मुंह बनता है, जब ना मैं ना उससे ना कोई पेन वेन छीन लेता हूँ उसका मुंह बन जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये समझो कि वर्ड इक्वेशन समझ आ गया। जो इन्होंने बड़ी सी स्टेटमेंट दे रखी थी, मैंने कहा हर बार स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं तो ठहरा आलसी, मैं नहीं लिखने वाला स्टेटमेंट, ठीक है मैं उसको छोटा करूंगा। तो मैंने उसको छोटा करके लिख दिया वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ठीक। फिर मैंने कहा यार एक काम करो, तुम हर बार ऐसे लिखोगे, स्पेलिंग लिखोगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये करके पूरा, मतलब स्पेलिंग ही नहीं आई तो क्या करूंगा मैं। तो मैग्नीशियम को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसके सिंबल्स की बात करूं तो मैग्नीशियम को हम Mg लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। हाँ ठीक है, तो स्केलेटल इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम की जगह हम लिख सकते हैं Mg प्लस में ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2। आप बोलोगे ऑक्सीजन तो एक होता है, लेकिन जो स्टेबल ऑक्सीजन होता है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक, और ये जब जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है ये चीज समझ आई। बट मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा ये चीज कि आप कह रहे हो केमिकल इक्वेशन, फिर कह रहे हो वर्ड इक्वेशन, फिर कह रहे हो स्केलेटल इक्वेशन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये कोई बात है? मतलब ये केमिस्ट्री में क्या हो रहा है? पहले ये इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आलसी होके इन्होंने लाइन लिख दी, उसके बाद और छोटा कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। अरे भाई देखो अब समझ आएगा, ध्यान से सुनना। फ्री फायर गेम खेलते हो? खेलेगा फ्री फायर है, तो फ्री फायर में क्या होता है? मान लो मैंने आपको बोला भाई एक ऐसी गेम निकली है जिसमें ना अलग अलग मैप है, मतलब बंदूक मार के खेलते हैं, अलग अलग मैप है, काला हारी बरमूडा, पता नहीं जो भी अलग अलग मैप से जो भी इसमें होते हैं, मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं खेलता फ्री फायर, ठीक है बस आपसे सुनता हूँ तो वही मैं चीजें बोल देता हूँ, आप सुन। वैसे मेरे पास मैसेज भी आते हैं, आप फ्री फायर खेलते हो? खेल लेगा फ्री फायर। देखो जो अलग अलग मैप्स होते हैं, मैंने आपसे बोला कि एक ऐसी गेम आई है जिसमें अलग अलग मैप्स होते हैं, उसमें बंदूक होती है, सारी चीजें। तो आप बोलोगे ये क्या बात है, सीधा बोलो ना फ्री फायर। ये क्या इतना लंबा एक्सप्लेन करके कह रहे हैं? मैंने कहा अच्छा तो सीधा बोलो, ठीक है फ्री फायर बोलूंगा आपसे, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं फ्री फायर बोलूंगा तो घर वालों को सबको पता है, स्कूल वाले सबको पता है कि फ्री फायर क्या है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर मैंने बंदे को बोला खेलेगा फ्री फायर, तो अगल बगल वाले पहचान जाएंगे मैं बोल क्या रहा हूँ। तो मुझे एक कोड वर्ड में बोलना पड़ेगा कि मैं बोलूंगा ओ भाई एफ खेलेगा, एफ खेलेगा, तो मैं एफ बोल के काम चला दूंगा। यानी मैंने क्या करा, देखो पहले उस गेम को डिस्क्राइब करा कि ये इसमें मैप होते हैं, इसमें बंदूक ये सारी चीजें होती है, फिर उसको डिस्क्राइब करके मैंने बताया ये फ्री फायर है, ठीक है। फिर मैंने कहा और शॉर्टकट करो एफ। अच्छा बेटा तुमने इतना शॉर्टकट करा, तुमने एक पूरे वर्ड को, पूरे सेंटेंस को, जो मैं गेम का एक्सप्लेन कर रहा था उसको तुमने फ्री फायर बोला, फ्री फायर को एफ बोला। जब यहाँ शॉर्टकट करे तो साइंटिस्ट नहीं खेलेंगे क्या आपके साथ? तो साइंटिस्ट ने भी यही चीजें करी है, पहले उस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मैग्नीशियम इमर्ज इन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फिर उसी को छोटे फॉर्म में बोल दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फिर उसको और छोटा कर दिया और उसको हम कह रहे हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में सिर्फ हम सिंबल्स का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिएक्शन है क्या ये बैलेंस है? बैलेंस ये क्या तराजू? अरे ये बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? बैलेंस का मतलब ये होता है, देखो जब आप बाजार में सब्जी लेने जाते हो तो तराजू है, तो अगर इधर 5 किलो है तो इधर भी 5 होना चाहिए, तभी आप बोलोगे ना बैलेंस। अगर मान लो इधर 2 किलो चढ़ाया और आलू ले रहे हो 5 किलो, तो आप बोलोगे मम्मी मम्मी चीटिंग कर रहा है, ये चीटिंग कर रहा है, ये ऐसे नहीं होता, ये सब्जी वाले से मत लेकर, ये ना चीटिंग कर रहा है। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब
यहाँ वो तो रियल लाइफ का हो गया। यहाँ केमिस्ट्री में बैलेंस का मतलब होता है कि जो एटम है ना, वो जितने एटम अपने लेफ्ट साइड में है, जितने एटम लेफ्ट साइड में, उतने ही एटम राइट साइड में भी होने चाहिए। मतलब देखो मैग्नीशियम, हर एक बंदे का एटम देखना है। मैग्नीशियम का एटम देखो, इधर कितना है, एक है। इधर कितना है मैग्नीशियम, एक है। ठीक है। ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन इस तरफ दो है, ये एलएचएस वाला साइड है ना, दिस इज एलएचएस साइड, तो ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक क्यों है? इसका मतलब तराजू में फिर बैलेंस नहीं होने वाला। यानी कि हमें यह सीखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन बैलेंस क्या होता है, और इस रिएक्शंस को, जो रिएक्शंस होती है, क्या उसको बैलेंस करने का कोई तरीका भी है, और अगर है तो क्या एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आए हैं? देखो बैलेंसिंग का मतलब ये होता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कि रिएक्टेंट में जितने एटम्स है प्रोडक्ट में उतने ही एटम्स होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। मैग्नीशियम जैसे फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन हमने अभी देखी थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, टिनिंग टिनिंग, उसने क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये मैग्नीशियम इधर जितने उतने इधर होने चाहिए, इधर ऑक्सीजन जितना उतना इधर होना चाहिए, है ना, तभी मैं बैलेंस बोलूंगा। वो रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, यानी ये वाली रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कैसे करें? और ये बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बैलेंस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेजिन करो, सोचो ये मैग्नीशियम है इधर, तो मैग्नीशियम का हमें पता है, जो मैग्नीशियम है, ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम का जो मास होता है वो कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट में बताओ, मैग्नीशियम का मास कितना होता है? नहीं पता, हमें तो कुछ नहीं आता। अरे 12 होता है मैग्नीशियम, जो है 12 नंबर पे आता है, सॉरी 12 नहीं 24 24 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और ऑक्सीजन जो है वो 32 यूनिट होता है। ठीक है, देखो अगर एक ऑक्सीजन है तो 16 होता है, दो ऑक्सीजन तो 32 होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम का 24, 24 और 32 को प्लस करो, टणंग 32 नहीं, एक ही ऑक्सीजन है तो 16 होगा। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 24 आता है 40 है, इतना भी प्लस नहीं, तो 40 है। अच्छा ठीक है, तो इधर 40 यू है। ओके वेरी गुड। इधर 24 प्लस में 32, यानी कि अगर इसको ऐड करो तो क्या ये आपका 56 यू आ रहा है? अच्छा ठीक है, और इधर 40 यू, मतलब ये क्या हुआ, 56 यू जो है, ये मास टोटल क्या है, 56 यू, ये जब जाकर के जुड़े तो वो 40 यू बना ये कैसे, घपला हो गया क्या कहीं? 16 वाला कहां गया, 16 यू कहां गया? बोले एक ऑक्सीजन था वो उड़ गया होगा। उड़ता नहीं है, कुछ भी नहीं उड़ता। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एटम्स है उसको हमें ना बैलेंस करना है, जो रिएक्शंस है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो चलो बैलेंस करना सीखते हैं। बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि देखो मास में, मतलब मास में प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ पे 56 है इधर 40 है, तो मास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मास जो है इक्वल होना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 56 से 40 बन जाए? इक्वल ही बनता है ना। अगर मान लो मैंने आपको 10 रुपए दिए तो आपके पास भी 10 रुपए ही होंगे ना, घपला मत करना। ठीक है, 10 रुपए ही होंगे ना आपके पास। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस इज, अब हम करें क्या, इसको बैलेंस कैसे करें, हाउ टू बैलेंस? तो बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं, बैलेंस का मतलब ये होता है, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होता है मास कंजर्वेशन के लिए, हमें पता है। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। अच्छा, जो पहले जितने एटम है उतने बाद में होने चाहिए। मैग्नीशियम पहले कितना है, एक, बाद में कितना, एक, तो ये तो बैलेंस है, इसकी टेंशन नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन पहले, अपना ऑक्सीजन जो है वो 2 है और बाद में 1 है। तो अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक काम किया करो, जब भी रिएक्शंस को बैलेंस करना है तो इन सबको बॉक्स में डाल लो। वैसे जरूरत तो नहीं है, बट मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपको ना इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी। ये बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि अब इस बॉक्स के अंदर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। कुछ लोग नहीं भी बनाते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मन में कर लेते। देखो कैसे करना है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बैलेंस के ऊपर, ध्यान से देखते रहना। जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए सारे अब इसके बाद आपके बनने वाले हैं। देखो मैग्नीशियम यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है। अगर मुझे इस ऑक्सीजन को 2 कर दो तो काम हो जाएगा, तो दोनों, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी बैलेंस हो जाएगा दोनों। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। जो बाहर 2 लिखते हैं वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी मल्टीप्लाई होता है। यानी कि जब हमने ऑक्सीजन को 2 करा तो उसके वजह से मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, तो अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। देखो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस। इस तरह से हम किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और आपको ना वीडियो पॉज करके ट्राई करना है खुद कि मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं साथ साथ। तो एनसीईआरटी का पहला सवाल है, देखो जिंक यहाँ पे है, ये पूरी रिएक्शन दे रखी है सब, ये सब आपको बैलेंस करनी है, हम सब इसको मिलकर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना हर एक क्वेश्चन को, बिकॉज यही से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने वाला है।
तो यहाँ पर ये एरो है, एरो के इस साइड देखना और इस साइड देखना। तो अगर इधर हम देखें तो कौन कौन से एटम है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। जिंक यहाँ पे कितना है, इस साइड लेफ्ट साइड में जिंक कितना है, एक, इधर कितना है, एक, ठीक है, तो जिंक तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन देखो दो, इधर भी दो, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फर एक एक, हाँ ठीक है बैलेंस। ऑक्सीजन चार चार, हाँ बैलेंस। यानी ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, तो इसको बैलेंस नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी आ रखा है और एनसीईआरटी ने इन्होंने यहीं से सिखा रखा है कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो ध्यान से सुनना, इधर देखो आयरन कितना है, एक, इस तरफ देखो 3 आयरन है। तो अगर इधर 3 है तो मुझे इधर भी तो 3 करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 आयरन करूंगा तभी मेरा काम बनेगा। तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं। तो अब देखो आयरन जो है Fe वो बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन को देखो ध्यान से, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, बट ऑक्सीजन जो इधर 4 है लेकिन इधर एक ही है। ये क्या, ये नाइंसाफी है ऑक्सीजन के साथ। ऐसा नहीं करना, हमें बैलेंस करना है इसको। तो अगर इधर 4 ऑक्सीजन है तो मुझे इधर भी 4 करना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन 4 हो गया, हाँ ठीक है। बट यार ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में हाइड्रोजन तो 8 हो गया, कैसे? अरे H2 2 हाइड्रोजन और आपने 4 भी ले लिया, तो 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, अगर 8 हाइड्रोजन इधर हो गए तो अब उधर भी 8 चाहिए हमें। इसको 8 बनाने के लिए क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 बन जाएगा। अब देखो रिएक्शन को चेक करो, आयरन 3 3, ठीक है बैलेंस। H2 8, इधर भी 8, ठीक है। ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, हाँ ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस, यानी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एनसीईआरटी एग्जामिनर का सवाल है ये। टाइटेनियम क्लोराइड दे रखा है, टाइटेनियम इधर एक है इधर भी एक है, टाइटेनियम जहाज है, टाइटेन वही है वो जहाज उसी का बना हुआ था टाइटेन, ठीक है, उसका नाम रखा था। क्लोरीन जो है वो 4 है, इधर 2 है। अच्छा ये नाइंसाफी है इसके साथ, क्लोरीन इधर 4 इधर 2 क्यों? इधर उसको भी 4 करो, तो उसको 4 करने के चक्कर में मतलब करूंगा तो 2 लगा दूंगा यहाँ पे मैं, क्लोरीन 4 हो गया। लेकिन वो जब मैंने 4 करा तो उसकी वजह से मैग्नीशियम 2 हो गया, है ना। तो अगर मैग्नीशियम 2 है बट इधर तो एक ही है तो इधर भी 2 लगा दो। अब चेक करो एक बार, टाइटेनियम 1 1, क्लोरीन 4 4, ठीक है, मैग्नीशियम बैलेंस, ओके। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2025 में 2024 में क्वेश्चन आ रखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था वैसे क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि सबसे पहले एक बात बताओ, तुम रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हो, फिर ये बता दो कौन सा लॉ है। अगर आपको पता है ना तो आप कमेंट में करते जाओ आंसर, तभी मजा आएगा एक्चुअल में पढ़ने में। जो भी मतलब इससे रिलेटेड, बैलेंसिंग से रिलेटेड कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। और वो जो लॉ है ना उसकी स्टेटमेंट भी लिख के आनी है एग्जाम में, ये इन्होंने बोला है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ये लिखोगे कि रिएक्टेंट का मास जो है वो इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, है ना। ये वाली स्टेटमेंट लिख के आ जाना। और बैलेंस क्यों करते हैं पता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड हो जाए इसीलिए करते हैं। और इन्होंने एक फ्री फंड की एक रिएक्शन दे रखी है और कह रहे हैं दमे तो बैलेंस करके दिखाओ। अच्छा कर देंगे बैलेंस, तुम टेंशन ना लो। जिंक इधर 3 है इधर 1 है, तो इधर भी 3 करो, लो जिंक बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को देखो जरा, इधर 2 है इधर 3 है। अच्छा फिर कैसे करें, चलो उसको छोड़ो, पोटेशियम पे आओ, पोटेशियम सॉरी फॉस्फोरस पे आओ। फॉस्फोरस जो है यहाँ पर 2 है, 2 फॉस्फोरस है और इधर सिर्फ एक ही फॉस्फोरस है। ना इंसाफी ना इंसाफी ना इंसाफी। अब क्या करें, तो इधर हम 2 लगा देते हैं ताकि जो हमारा फॉस्फोरस है वो 2 हो जाए। और ऑक्सीजन 8 हो गया इसकी वजह से, सही तो है 8 हो गया, तो 4 दूनी 8, बढ़िया बढ़िया बाजी बढ़िया। लेकिन हाइड्रोजन की क्या हालत कर दी तुमने, 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोजन कर दिया। तो अब इधर इसको 6 करने के लिए 3 लगाओ, ओहो 3 लगाओ, पटैक पट, ये वाला 3 नहीं भाई, ठीक है। 3 जिंक हो गए, इधर भी 3 जिंक हो गए, और इधर हाइड्रोजन 6 हो गए, इधर भी 6, इधर फॉस्फोरस 2 है, उधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 8 है, उधर भी ऑक्सीजन 8 है। यानी अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, आंखें खोल करके देख लो। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2025 में आ रखा, रिएक्शन नहीं दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखा है। और स्टेटमेंट को आपको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट, नहीं वर्ड इक्वेशन में तो कन्वर्ट आप कर लोगे, बट बैलेंस करके बताना है। वर्ड इक्वेशन तो कोई भी कर ले, उसमें क्या है, लिखेगा नाइट्रिक एसिड प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिख देगा कैल्शियम, वर्ड में तो लिख देगा कोई भी। लेकिन इन्होंने वर्ड में बोला ही नहीं लिखने को, इन्होंने बोला है कि आपको इसको केमिकल इक्वेशन स्केलेटल वाली उस फॉर्म में लिखनी है, फॉर्मूला इसमें होता है उस फॉर्म में लिखनी है, और प्लस बैलेंस भी करना है, ट्रांसलेट करके बैलेंस करना है। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड।
प्लस में ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कैल्शियम नाइट्रेट का। Ca2 प्लस, तो 2 इधर आ गया नाइट्रेट के पास, और इधर नाइट्रेट पे NO3 -1 था, -1 जो होता है वो इस तरफ आ गया, तो ये 1 ही रहा, यानी कैल्शियम एक ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं, क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ, बहुत इजी होता है फॉर्मूला बनाना ना। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में वाटर मिला हमें, वाटर यानी H2O मिला हमें। अब इसको बोला है बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन इधर इधर कितने देखो, टोटल देखना, इधर 2 इसके पास है और एक इधर है, तो कितने होगा, ये अपने हो गए 3। हाँ, उधर देखो, उधर जो है हाइड्रोजन 2 ही है, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन देखो इधर 3 है और इधर 5 है, 3 और 3 और 2, 3 और 2 5 हो गए टोटल, इधर 5 है जबकि इधर 6 है, फिर से प्रॉब्लम हो गई। तो अब करे तो करे क्या, किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। देखो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन 2 है, हाँ, लेकिन इधर नाइट्रोजन एक ही है, तो इस नाइट्रोजन को 2 करने की कोशिश करो, तो हो गया 2, लेकिन नाइट्रोजन को 2 करने के चक्कर में ऑक्सीजन जो है वो 6 हो गया, 6 इधर और 2 इधर भी है, तो 8 हो गया टोटल, है ना। आगे कैसे करें इसको, तो हाइड्रोजन 2 और इधर भी 2, तो देखो हाइड्रोजन जो है वो 2 इधर 2 इधर, तो मतलब 4 हो गए, इस तरफ एरो के इस तरफ 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी हमें 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 2 इधर और 3 दूनी 6 इधर, तो 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर गिनो ऑक्सीजन 2 इधर और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस अभी करा था हमने, ऑक्सीजन बैलेंस अभी चेक करा हमने, कैल्शियम एक इधर भी एक, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन इधर 2 इधर भी 2, तो यानी ये जो रिएक्शन है अब बैलेंस हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें बोला ये इसी का पार्ट है, 2 मार्क्स का एग्जाम में आया था, इसे ट्रांसलेट करके इक्वेशन को बैलेंस करना था, बैलेंस करने का आधा मार्क्स और ये इक्वेशन लिखने का यहाँ पर हमें दे रहे हैं आधा मार्क्स। ठीक है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, सोडियम Na+ क्लोराइड Cl-, है ना, तो NaCl प्लस में रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर यानी AgNO3, है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, उससे क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl बन रहा है, प्लस में हमें मिलेगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। ठीक है, अब देखो रिएक्शंस को बैलेंस करना है, यार ये रिएक्शंस क्या बैलेंस करने की जरूरत भी है, क्योंकि देखो Ag यहाँ पे Ag रहे, यहाँ पे भी Ag रहे, एक ही है ना, नाइट्रोजन इधर एक है उधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर 3 है उधर भी 3 है, इधर क्लोरीन है क्लोरीन, भाई बैलेंस है, क्या बैलेंस करवा रहे हो तुम, इसमें उल्लू बना रहे हो क्या हमें, तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये बैलेंसिंग को ना कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्म में दे देते हैं, देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है, मान लो यहाँ पे ये XYZ लिख देंगे और ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे कि XYZ है क्या ये बताओ, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है, XYZ कुछ नहीं, वहां पे ना वो नंबर आएगा कुछ, जो अभी हम लिख रहे थे ना 2 4 ये करके लिख रहे थे, जो भी वो XYZ की जगह ही होगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं सिंपली जैसे हम करते हैं, बस ज्यादा टेंशन नहीं देनी। कैसे बैलेंस करोगे आप इसको, अगर आपको बैलेंस करना है देन यहाँ पर जिंक एक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, इधर कितने 2 2 4 और एक 5 है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, अगर यहाँ पर मैं 2 लिख दूं, यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं 2 लिख देता हूं, तो मेरा ऑक्सीजन जो है इधर 2 2 4 और 2 6, लेकिन जेड नहीं पता क्या है, तो जेड तो हम पता कर लेंगे, कोई टेंशन ना लो। तो यहाँ पर जिंक हमारे पास 2 हो जाएगा, अगर जिंक 2 हो जाएगा तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा ताकि इधर के जिंक को भी 2 कर पाए। अब ध्यान से देखना हर चीज को, यहाँ पर मैंने 2 करा, इधर भी 2 करा, जिंक 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 2 और 2 ये रहे, ठीक है, और 2 ये रहे, तो 4 ऑक्सीजन हो गए और 2 इधर भी है, बट वो 2 जेड है, लेकिन जेड हमें पता नहीं है क्या है, व्हाट इज जेड हमें पता नहीं है, तो जेड को कैसे फाइंड आउट करें, ध्यान से सुनना। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इधर नाइट्रोजन हो गए, लेकिन इधर भी हमने 2 लगाया है, तो 4 नाइट्रोजन हो चुके हैं, यानी इधर हमें 4 लिखना पड़ेगा, इस जगह पर मुझे 4 लिखना पड़ेगा, जब मैं इधर 4 लिखूंगा तभी मेरा नाइट्रोजन बैलेंस होगा। अब चेक करो एक बार, इधर 2 जिंक, जिंक तो ऑलरेडी बैलेंस है, नाइट्रोजन इधर 4 है इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2 तिया 6, 6 दूनी 12, देखो 3 दूनी 6, एंड उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 6 को 2 से, तो 12 हो गए, 12 ऑक्सीजन, इधर देखो 2 और
4 दूनी 8 ऑक्सीजन, तो 2 इधर 8 इधर, तो 10 हो गए, 10 और 2 12, तो 12 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया, यानी x की जगह आएगा 2, y की जगह आएगा 2, z की जगह 4, तो 2 to 4 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में आ रखा है। तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको कमेंट करना है, टाइम स्टैम्प डाल देना, एंड अगर आपका आंसर सही हुआ ना, तो जो पहले आंसर करेगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, ये 5 तरह की होती है, 5 तरह की केमिकल रिएक्शन हमें क्लास 10 के अंदर पढ़नी है। बहुत अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट जो है, मतलब रिएक्टेंट 2 चीजें है, कोई 2 या 2 से अधिक चीज जो है, 2 या 2 से ज्यादा चीज आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। 2 या 2 से चीज, मतलब ऐसे दोस्तों का ग्रुप नहीं होता, 2-4 लोग मिलकर के एक सिंगल ग्रुप बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा वो हमारे पास एटम यानी रिएक्टेंट होते हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक अकेला, मान लो आपका ग्रुप है, पूरे दोस्तों का ग्रुप है, तो सारे ग्रुप जो है वो आपस में अलग अलग बट गए, अलग अलग चले गए। मान लो 10th के बाद तो यार ऐसा होगा वैसे 10th के बाद कुछ बंदे कॉमर्स ले लेंगे, कुछ साइंस ले लेंगे, कुछ आर्ट्स ले लेंगे, सारे के सारे बट जाएंगे आपस में, तो वहां पर डिकम्पोजिशन होने वाला है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें एक रिएक्टेंट जब टूटेगा, टूट करके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबको डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर में यही एकदम डिटेल में सारे के सारे रिएक्शन। नंबर 3 पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ी कमाल की है। इसमें क्या होता है, आपने देखा है कि मतलब दो दोस्त होते हैं, GF BF आपस में दोनों है, ठीक है। तो दूसरा कोई आया, उसकी लाइफ में एंटर किया, उसने उससे ब्रेकअप किया और दूसरे वाले को अपने लाइफ में एंटर कर लिया, तो वो जो रिएक्शन है ना, उस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। किस तरह से सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। और चौथी जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 2 अलग अलग कपल है, एक का कपल दूसरे के कपल में मिक्स हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे देखेंगे एकदम अच्छे से। नंबर 5 पे जो रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स में देखो RE जो है ना, ये इसने रिडक्शन से चुराया है, और रेड जो रेड है ना वो इसने रिडक्शन से चुराया है, और जो ये ऑक्स वर्ड है ना, ये इसने ऑक्सीडेशन से चुराया है, और रिएक्शन का नाम इसने बोल दिया रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन, ये पांचों की पांचों रिएक्शन जो है हमें डिटेल में एक एक करके पढ़नी है, क्योंकि एकदम मतलब हमें डीपली समझना है कि रिएक्शन किस तरह से होती है, प्लस में इस रिएक्शन को याद कैसे करना है, सबसे बड़ा चैलेंज, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है, इन्होंने जुड़ करके मान लो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट वो दोनों से मिल करके बनाए, ए और बी से मिल करके सी बनाया, तो एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप ये मान लो कि बहुत सारे बंदे ग्रुप बना करके बैठ गए एक जगह पर, है ना, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल समझना है तो आपको जाना पड़ेगा एक्टिविटी 1.1 में। उसमें क्या दे रखा है आपको उन्होंने, कि मैग्नीशियम रिबन है, जो जहां से हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको उन्होंने बर्न करा है। और देखो एक चीज मैं बताता हूं, मैग्नीशियम जो है ना वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव है, वो रिबन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है फटाफट, और अपने ऊपर ऑक्सीजन की लेयर जमा लेता है। तो वो ऑक्सीजन की लेयर जमा लिया, यानी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना ली उसने ऑलरेडी। लेकिन हमें करना ये है कि हमें तो मैग्नीशियम एकदम साबुत मैग्नीशियम चाहिए, अच्छा खासा, मतलब प्योर मैग्नीशियम चाहिए, तो रिबन के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, बट मैग्नीशियम ही चाहिए, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को ही जलाना है, तो हम ऑक्सीजन की लेयर को हटाने के लिए उसको रेगमोल से घिस देंगे। रेगमाल समझते हो, जो लोहे को घिसते हैं, गेट वगैरह जो पेंट या फिर दीवारों को अगर पोताई करते हैं उससे पहले घिसते हैं, वो रेगमाल से हम उसको घिस देंगे रिबन को। उससे क्या होगा, वो ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी। क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आता है कि सैंड पेपर का यूज क्यों करते हैं, सैंड पेपर है, रेगमाल का यूज हम क्यों करते हैं, अगर हमें मैग्नीशियम को रिएक्शन करानी है तो इसीलिए करते हैं ताकि उस पर जो ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है, फालतू की लेयर जो है वो हट जाए और मैग्नीशियम बड़े आसानी से चले। तो मैग्नीशियम को ना हम रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो जलता है, जहां पर ऑक्सीजन होगा नहीं वहां पे तो कोई चीज जलेगी ही नहीं, मुश्किल है जलना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, और कुछ हीट भी रिलीज होती है यहाँ पे। जैसे जब मैं मैग्नीशियम के रिबन को जलाता हूं ना, तो एक चमकदार धमाकेदार एक
व्हाइट कलर का फ्लेम, व्हाइट कलर का सफेद रंग का एक चमकता हुआ, चमकता मतलब आग जैसे होता है ना, वो निकलता है, फ्लेम निकलता है, आग फ्लेम निकलते हैं, वहां से बत्ती निकल रही होती है फ्लेम जब व्हाइट कलर का निकलता है एकदम ब्राइट 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 होता है बिल्कुल, उसको हम कहते हैं डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। याद रखना, ये वर्ड याद रखना, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आ गया था एक बार और रिएक्शंस वगैरह कुछ नहीं दे रखी थी और उसके बारे में डिटेल पूछे जा रहे हैं कि डेजलिंग व्हाइट फ्लेम की रिएक्शंस कौन सी है, ये क्या है, बैलेंस करो, सारी चीजें पूछ रही है। इसको बैलेंस तो हम कर ही देंगे, वैसे बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 लगाएंगे, इसको भी 2 लगाएंगे, टक टक 2 लगाया तो ये भी, तो ये अब बैलेंस हो चुका है। और इस रिएक्शन में फ्लेम निकल रहा होता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, इतना ब्राइट होता है कि इन्होंने एक चेतावनी दे रखी है कि जब आप उस ब्राइट लाइट को देख रहे हो ना जो यहाँ से निकल रहा है, तो उस वक्त आप चश्मा लगा लो, तनकाड़ा चश्मा, वो वाला चश्मा लगा लो, सन ग्लासेस लगा लो अपना, तब ठीक रहेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको मिलेगा ना, मैग्नीशियम जलाया आपने तो जो आपको पाउडर मिलेगा वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा और उस पाउडर का कलर होगा व्हाइट, वो व्हाइट कलर का पाउडर होने वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पर हीट निकली है, एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी निकली है, मतलब एनर्जी हीट वही है ना, हीट निकली है, गर्माहट निकली है, मतलब उसमें से एनर्जी निकली है। और जब भी किसी रिएक्शन में से एनर्जी निकलती है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी निकलती है, चाहे हीट या किसी भी फॉर्म में एनर्जी निकलती है, अगर एनर्जी निकले दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो यानी बाहर, एक्सो एग्जिट, आई एम एग्जिट, तो वो एक्सो जो है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है, ठीक है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकले, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट हुआ है तो टेम्परेचर भी बढ़ ही जाएगा, है ना। अब एक चीज समझ नहीं आ रही, आपने ब्रैकेट में लिखा है एस जी एस, ये क्या है, जी नमस्ते जी, ये इसका मतलब ये है जब मैं कहीं पे अगर एस लिख दूं ब्रैकेट में तो आप ये समझना उसका वो ना सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी मैग्नीशियम सॉलिड है इस वक्त, ठीक है। और अगर मान लो मैंने कहीं पे लिखा एल तो आप समझ जाना कि वो लिक्विड है, ठीक है। और अगर मैं कहीं लिखूं जी तो आप समझ जाना कि वो गैस के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल देखो ऑक्सीजन के पास जी लगाया है क्योंकि ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर कहीं पे लिखा है ए क्यू मतलब एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन है ये। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में घुला हुआ है, जो कि पानी में घुला हुआ है, डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजोल्व होता है ना, डिजोल्व इन वाटर, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका ना एक और एग्जांपल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, एक और एक्टिविटी, उसको देखते हैं। एक्टिविटी 1.4 कॉम्बिनेशन का ही एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं। अगर मैं मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालूं अगर, तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, स्लैग्ड लाइम, इसका एक और नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, दिस इज कॉल्ड एज स्लैग्ड लाइम कहते हैं इसको हम। और इस रिएक्शन में भी हीट निकलती है, अच्छी खासी हीट निकलती है भाई साहब, जो भी पिछले बारे में निकली थी ना मैग्नीशियम वाली, उससे भी तगड़ी यहाँ पे हीट निकलती है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब जहां पे आप रखोगे ना कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर उसमें डाल दो, मतलब वाटर में वाटर रखा है, एक कंटेनर में वाटर रखा है, आपने कैल्शियम ऑक्साइड ऊपर से डाल दिया, वो जो कंटेनर है जिसमें आप रख रहे हो ना कैल्शियम ऑक्साइड, वो इतना भयंकर गर्म हो जाएगा यू कांट इवन थिंक। और अगर आपने गुस्से में आकर के पूरा कैल्शियम ऑक्साइड उड़ेल दिया उसके ऊपर, तब तो ब्लास्ट भी हो सकता है भाई साहब। तो इसीलिए जो रिएक्शन है दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, और वाटर को इसीलिए धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, अरे ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कह रहा है कि ओहो कहाँ है ये रहा, कैल्शियम ऑक्साइड कह रहा है वाटर को धीरे धीरे से जिंदगी में आना। क्यों धीरे धीरे क्यों आना, क्योंकि अगर तू तेज आया तो भाई साहब मैं हाईली एक्सोथर्मिक हूं, मैं तो कंटेनर ही फोड़ दूंगा, मैं तो ग्लास ही फोड़ दूंगा, पूरा ग्लास फोड़ के एकदम तबाह कर दूंगा सब कुछ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर और स्लैग्ड लाइन देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं इसको हम। और जब ये वाली रिएक्शन आप देख ही रहे हो कि ये वाली रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ देखिए स्लैग्ड लाइन देता है। अच्छा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम, यानी कि क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैग्ड लाइम देता है और हीट रिलीज करता है, ठीक है। अब ये जो स्लैग्ड लाइम है ना, इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं व्हाइट वॉशिंग, यानी घरों में पुताई करी जाती है ना तो चूना चूना लगाया जाता है, चूना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दिस इज स्लैग्ड लाइम, और स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन जब हम स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन
जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, एयर से आया, फ्रॉम एयर, एयर से आया तो ये बनाएगा मार्बल, मार्बल, मार्बल या इसको हम चौक भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज चौक। संगमरमर, आपने ताजमहल देखा है, जो ताजमहल है ना वो उसमें जो पत्थर है वो संगमरमर का पत्थर है और वो पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म हुआ है वो पत्थर, मतलब अगर उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलने वाला है। तो ये रिएक्शन जब ये याद कर रहे हैं तो ये भी कर ही लो ना, है ना, इतने रिएक्शन दोगे भाई, टेंशन मत लो, रिएक्शन सारी की सारी याद हो जाएगी, जो मैंने आपको शीट दी है उसको देख लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन है, इसमें हीट बहुत तगड़ी तरह से निकल रही है। एनसीईआरटी में कुछ अदर एग्जांपल भी दे रखे हैं कॉम्बिनेशन के, तो उसको देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कोल यानी कोयला, और कोयला जो है कार्बन होता है, दैट इज कार्बन। तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। बर्निंग, जब भी कोई चीज जलाते हैं ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर ये हमें देगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ, दिस रिएक्शन इज बैलेंस। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है दैट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाटर किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में मिल गया। तो देखो अगर इसको बैलेंस करना है तो इधर 2 लगा दो और इधर 2 लगा दो, अब देखो ये बैलेंस हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी 3 अदर एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब होता है मीथेन, ईथेन, प्रोप, ये सब जो गैसेस है ना, इसके बारे में अपना चैप्टर नंबर 4 कार्बन में अच्छे से देखने वाले हैं। तो मीथेन को अगर मैं बर्न करना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अगर देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इसको कार्बन और हाइड्रोजन है ना इसमें, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फॉर्मूला C2H9 C2H12 कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन अगर नहीं समझ आया तो बस सुन लो, ठीक है, बिकॉज आगे हेल्प होगी कार्बन वाले चैप्टर में। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जब भी होगा तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन यानी कि उसको बर्न करेंगे तो हमें 2 चीज मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, और एनर्जी भी निकलती है, बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो दूसरा एग्जांपल है वो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस में जो कि हम पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें समझ आएगा कि रेस्पिरेशन से हम एनर्जी लेते हैं। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ता है, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ करके वहां से एनर्जी निकालता है, और इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। एनर्जी निकल रही होती है इसमें, तो एनर्जी का निकलना यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 3 पे जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। अब ये वाला एग्जांपल एकदम अच्छे से याद कर लो, बिकॉज ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन डाउट ग्रुप में हमारे एटलीस्ट कम से कम 10 से ज्यादा बार आ रखा है सवाल। मैंने इसमें नोटिस करा कि ये सवाल बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं हो रहा। और हर बार जब भी नया बच्चा डाउट ग्रुप में आता है तो वो हमेशा इसको पूछता है कि यार ये कैसे हुआ, ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ। इसलिए मुझे इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ी, एक अलग से शॉर्ट्स बनाना पड़ा। अगर आप जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब इस एग्जांपल में मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो आगे जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि एंडोथर्मिक होती है, बट ये वाली डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक है। और एक क्वेश्चन है, आगे दिखाऊंगा तभी समझ आएगा। जनरली वर्ड का मतलब देखो, अगर जनरली वर्ड होता है ना, आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं कुछ बता रहा, चुप चुप एकदम चुप, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको कैसे याद रखें? लेकिन आप तो कह रहे हो डिकम्पोजिशन एंडो याद, वो करना, लेकिन अभी एक्सो याद करो। इसको सिर्फ कैसे देखो, अगर आप छिलके वगैरह डाल रहे हो मिट्टी के अंदर तो मिट्टी में डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन कौन करेगा? डिकम्पोजर करेगा। डिकम्पोजर मतलब चैप्टर नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट, पूरा रिलेट कर दिया चैप्टर को, है एक ही चैप्टर को सबसे रिलेट किया भाई, है ही साइंस इंटरेस्टिंग है इतना ही। वो कभी भी एक चैप्टर को हम सेपरेटली पढ़ नहीं सकते, उसमें सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई है आपस में। अभी ये समझो कि डिकम्पोजिशन जो है डिकम्पोजर करते हैं, और जब वो करते हैं तो मिट्टी क्या गर्म हो जाती है उस टाइम पे? मिट्टी थोड़ी बहुत तो गर्म हो जाती है ना, केले के छिलके वगैरह पड़े हैं 2-4 दिन बाद वहां पे जाओ तो आप देखो मिट्टी हल्की सी गर्म हो जाती है। तो गर्म क्यों हुआ? क्योंकि वो जो रिएक्शन उसमें से हीट निकली, एंड हीट का निकलना इज एक्सोथर्मिक। इसीलिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 2 सबसे कॉमन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम जब बर्न करते हैं, हम रिबन मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, तो उस टाइम पर 2 सेफ्टी मेजर्स कौन से ले सकते हैं? देखो पहला सेफ्टी मेजर्स आपको ये लेना है कि आपको ग्लासेस लगाने हैं, ठीक है, और जो उसमें से फ्लेम आ रहा है उससे दूर हो जाना है। ये सेफ्टी मेजर्स हो गए कि मतलब एक्टिविटी करते टाइम सेफ कैसे रहना है।
और दो ऑब्जर्वेशन बताने हैं, तो कोई से भी दो ऑब्जर्वेशन बता दो, मतलब रिएक्शंस में हुआ क्या। पहले तो आप ये बोल सकते हो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली, ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन में आप बोल सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमें मिला है वॉच ग्लास के अंदर। तो यही 2 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, असर्शन रीजन, बहुत मस्त सवाल है, बहुत आसान भी है। असर्शन मस्त सवाल तो आगे आएगा, देखना। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। क्विकलाइम की वाटर, क्विकलाइम यानी CaO की वाटर से रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। सही बात है, हाँ एकदम सही बात है, ठीक है। और क्योंकि देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि अब मैं एक चीज ये बता, देखो असर्शन और रीजन क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि पहले असर्शन को पढ़ो फिर रीजन को पढ़ो, और जब रीजन को पढ़ने जा रहे हो उससे पहले आपको बिकॉज लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला असर्शन, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक, जो क्विकलाइम की वाटर से रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, हाँ सही बात है। उसके बाद देखो, क्योंकि क्विकलाइम रिएक्ट विग्रसली, क्विकलाइम जो है विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, सही बात है, हाँ ठीक है। और रीजन भी सही है, इन्होंने जो बोला है ना रीजन क्योंकि करके, मतलब इस वाले स्टेटमेंट के बाद हम इस वाले स्टेटमेंट को अगर क्योंकि बिकॉज लगा करके पढ़ रहे हैं तो हमारा रीजन भी एकदम करेक्ट आ रहा है, यानी असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी सही है इसका मतलब। अगली जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, अलग अलग बंदे जुड़ करके एक ग्रुप बना रहे थे, क्लास का एग्जाम्पल है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन में एक जो ग्रुप है, अब उन्होंने किसी ने साइंस ले ली, आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली, सारे के सारे अलग बट जाएंगे, एक ग्रुप के बंदे अलग अलग चले जाएंगे। यानी जब एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा हमें प्रोडक्ट देता है तो डिकम्पोजिशन यानी टूटना, तो वो जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है इसमें, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू द टू और मोर प्रोडक्ट डिवाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन, मान लो किसी बंदे का नाम ए बी है तो उसने टूट करके ए अलग बनाया और बी अलग बना दिया, ठीक है। अब ये 3 तरह की होती है, यानी अगर मुझे मान लो किसी को तोड़ना है, अपने छोटे भाई को तोड़ना है, मारना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। अगर मुझे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देखो अगर मुझे किसी को तोड़ना है, इफ आई वांट टू तोड़ना, अगर मैं तोड़ना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी निकल तो नहीं रही, एनर्जी चाहिए, जब मुझे एनर्जी दोगे तभी तो तोड़ूंगा उसको। तो ऐसी रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां चाहिए, अंदर, अंदर यानी एंडो, अंदर एनर्जी अंदर चाहिए, एंड, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडो, 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 एंडोथर्मिक, एंडो नहीं एंडो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी चाहिए। बट एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक क्या हमेशा होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी एक डिकम्पोजिशन देखी थी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन, क्या वो एंडो थी, वो तो एक्सोथर्मिक थी ना। तो इसका मतलब मैं ऑलवेज, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैं ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं, एंडो, ऑलवेज एंडोथर्मिक नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, उसमें वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन है तो एंडो होनी चाहिए थी, बट वो तो एक्सो निकली, है ना। तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज एंडोथर्मिक, है ना, यही मतलब है इसका। अच्छा, नॉट ऑलवेज का मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूं कि इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली, जनरली यानी ज्यादातर, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली, ये स्टेटमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात सही है या गलत है, सही है। और अगर कोई ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, तब गलत है, क्यों, क्योंकि वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन तो एक्सोथर्मिक निकला था, है ना। तो ये बात समझ आई भाई, यही सेम स्टेटमेंट आगे दिखेगा अभी क्वेश्चन में। तो अब मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी मैं ना 3 फॉर्म में ले सकता हूं, या तो कोई मुझे गरम गरम गर्माहट गर्मी दे दे, गर्मी वो एनर्जी है, या फिर कोई मुझे बिजली के झटके, बिजली के झटके दे दे वो है, या फिर लाइट दे दूं, लाइट के फॉर्म में, इधर लाइट इधर लाइट, लाइट, दिस इज लाइट, ये लाइट भी तो एनर्जी ही है।
तो एनर्जी मैं तीन फॉर्म में दे सकता हूं, यानी मैं किसी भी चीज को तोड़ने के तीन तरीके यूज कर सकता हूं। पहला, मैं उसको गर्माहट दे दूंगा, हीट दे दूंगा। अगर मैं हीट दे करके किसी रिएक्टेंट को तोड़ करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं हीट का यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक। लाइटिक मतलब तोड़ना, लाइटिक मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना। इसको, ये जो रिएक्शन है ना थर्मल, इसको आप थर्मोलाइसिस भी बोल सकते हो। थर्मो यानी गर्मी का यूज करना, लाइसिस यानी तोड़ना, गर्मी के यूज से, हीट के यूज से लाइसिस करना यानी तोड़ना, लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक। फोटो, फोटो यानी लाइट, वो नहीं तो खींच मेरी फोटो, फोटो लाइटिंग मतलब होता है कि लाइट का यूज कर रहे हो, अगर लाइट का यूज कर रहे हो रिएक्शंस में रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फोटोलिटिक रिएक्शन। तो हीट थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिटिक, लाइट फोटोलाइटिक। तो ये तीनों, ये टाइप ऑफ रिएक्शन, अब इसको हम एक एक करके देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। तो इसमें आप एक्टिविटी 1.5 में जाओगे तो वहां पे एग्जांपल दे रखा है। इसमें क्या होता है ना, आयरन का क्रिस्टल दे रखा है। देखो, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होगा और उससे टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ये चीज हमें पता है ना। तो वही करने वाले, बट ये थर्मल है तो हम हीट का यूज करेंगे। मतलब हीट के यूज से हम गर्मी देंगे, थोड़ी सी उसको हीट देंगे, चाहे जला देंगे, किसी भी फॉर्म में हीट देंगे, और उससे उससे ना क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक रिएक्टेंट से दो से तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो देखो, हमें जो FeSO4 है, ये वाली रिएक्शन को देखो, इसको अभी छोड़ो, ये वाली रिएक्शन देखो। फेरस सल्फेट जो है उसको मैंने हीट दिया, सॉलिड फॉर्म में था ये बैलेंस रिएक्शन लिखी ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको मैंने हीट करा, अगर मैं इसको हीट करूं तो मेरे को Fe2O3 मिलता है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और ये ब्राउन रंग का है, ठीक है। और दो गैस निकलती है यहाँ पे, SO2 गैस को नाम ऐसे भी दिखाते हैं, ऊपर एरो करके भी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि गैस ऊपर उड़ जाती है ना। तो SO2 जो है वो गैस है और SO3 भी गैस है, ये दोनों गैस हमें मिलती है। और ये दोनों गैस जो है ना, ये एसिडिक गैस है। इस गैस का नेचर कैसा है, एसिड या बेस, दो नेचर होते हैं, एसिड बेस न्यूट्रल, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ऑलरेडी हम क्लास 8 वगैरह सब छोटी बेसिक क्लासेस में देख रखे हैं कि एसिड बेस अलग अलग चीज। तो ये जो गैस है ना SO2 और SO3, ये एसिडिक गैस है, दिस इज एसिडिक गैस। और ये गैस ना एयर पॉल्यूशन भी करती है। अब यहाँ पे जो ये SO2 है ना, ये बर्निंग सल्फर की तरह स्मेल करता है। सल्फर जल रहा है, सल्फर भी तो जल रहा है, यहाँ पे SO2 जो है बर्निंग सल्फर की तरह रिएक्ट कर रहा है। और बर्निंग सल्फर की जो रिएक्शन है, बर्निंग सल्फर का जो उसमें से स्मेल आती है, उसमें से जो मतलब एक तरह से जो स्मेल है वो किस तरह की आती है, वो माचिस की तिल्ली जैसे जलने की आती है। मान लो आपने माचिस की तिल्ली कभी जलाई होगी, है ना, मम्मी जल नहीं रही, मम्मी कैसी तिल्ली लेके आई है, जल नहीं रही। तो वो जो तिल्ली जो जलती है, वो मैच स्टिक की जो स्मेल है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल बिल्कुल वैसी ही होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसमें हीट चाहिए थी, जब मैंने हीट दिया तभी तो जाकर के दो या दो से ज्यादा, तीन, यहाँ पे तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक अकेला रिएक्टेंट था, इसको मैंने हीट दिया, ट्राइंगल यानी हीट, ये ट्राइंगल के फॉर्म में जो ये हीट होता है। जब मैंने इसको हीट दिया, इस रिएक्टेंट को मैंने हीट दिया, तो मुझे तीन अलग अलग प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग प्रोडक्ट का मिलना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी वाली? थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, अगर मैंने हीट दी, तो हीट मैंने दी, उसने हीट, ये जो रिएक्शन है इसने हीट ली, इसने हीट अपने अंदर ली, अंदर यानी एंडो, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर कोई पूछेगा, किसी ने पूछा ये रिएक्शन लिख दिया और पूछा कि ये रिएक्शन की टाइप बताना जरा, तो आप बोलोगे दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ ठीक है, क्या ये थर्मल है? हाँ थर्मल भी है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में दो चीज आप देख सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दोनों तरह की रिएक्शन है। अब सवाल ये उठता है, यार ये जो फेरस सल्फेट है ना, ये कैसे, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये फेरस सल्फेट FeSO4 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। हम क्या करते हैं, ये इसको FeSO4 लेकर के आते हैं। FeSO4 कहां से लाएंगे? ये FeSO4 आता है FeSO4.7 वाटर से। जो FeSO4 है वो बेचारा ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता अकेले की, अकेले एग्जिस्ट कर लेगा, नहीं, उसको डर लगता है बहुत। वो अपने अराउंड पानी की लेयर बना लेता है, और वो भी सात सात पानी की लेयर, पानी के 7 मॉलिक्यूल्स की लेयर बना लेता है एक FeSO4, 7 पानी के मॉलिक्यूल बना लेता है, और ये क्रिस्टल बना लेगा बेसिकली, और ये ग्रीन रंग का है।
फिर इस ग्रीन रंग को हम हीट देंगे तो क्या होगा, ये ना अपना पानी खो देगा, इसने अपने वाटर को लूज कर दिया, पानी खो दिया और हमें FeSO4 अलग मिल गया जो कि व्हाइट रंग का है। तो अब देखो एक चीज देखना, कलर चेंज कैसे हो रहा है। पहले ग्रीन था, उसके बाद व्हाइट हो गया। ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है FeSO4.7 वाटर, क्रिस्टल यानी जिसके अंदर 7 वाटर हो, वाटर जिसके अंदर भी हो ना 5 2 3 जितने भी वाटर हो वो क्रिस्टल होता है। अच्छा अगर ये क्रिस्टल है ग्रीन कलर का क्रिस्टल, पहले ग्रीन था बाद में हीट दी तो व्हाइट कलर का हो गया, फिर उस व्हाइट कलर वाले को FeSO4 व्हाइट है, यानी ये व्हाइट है ना, FeSO4 है ना, ये भी 2 लगाया तो क्या यार बैलेंस करने के लिए लगाया मैंने, कह रहा ये तो 2 FeSO4 है, अरे FeSO4 व्हाइट है और व्हाइट को जब मैंने हीट करा तो मुझे ब्राउन मिल गया। यानी कलर कैसे चेंज हो रहा है याद रखना, इस रिएक्शन में कलर कैसे चेंज हो रहा है, पहले ग्रीन फिर व्हाइट फिर ब्राउन कलर का हो रहा है। एंड दिस रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो रिएक्शन हो रहे हैं जो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ये वाली जो रिएक्शन है एक्टिविटी 1.6 में आपको मिलेगी, इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट को हम लेते हैं, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, और वो व्हाइट कलर का होता है, कलर भी याद रखना है। देखो जो लेड नाइट्रेट है व्हाइट कलर का होता है और उसको जब मैं हीट देता हूं तो वो टूट जाता है, मतलब इसमें ना लेड, लेड यानी शीशा बोलते हैं इसको, पता है हिंदी में। तो अगर मान लो मैं शीशे को तोड़ूं तो क्या आवाज आएगी टूटने की, है, शीशा हो या दिल हो आखिर ही टूट जाता है, क्रैकिंग साउंड आएगी, है ना। PbNO3 होल ट्वाइस जो है वो जब हीट देंगे उसको हम तो वो टूट जाएगा और जब भी टूटेगा तो यहाँ पे क्रैकिंग साउंड आएगी इसके अंदर PbNO3 होल ट्वाइस के टूटने पे, और हमें क्या मिलेगा, PbO यानी लेड ऑक्साइड, और जो लेड ऑक्साइड है उसका कलर होता है येलो, इसको याद रखना है येलो। और जो NO2 जो है वो ब्राउन कलर की गैस होती है, इरिटेटिंग स्मेल आ रही होती है ब्राउन कलर, किसी लोगों को ब्राउन कलर किसी किसी को पसंद नहीं होता तो इरिटेट करता है, वो इरिटेटिंग स्मेल आ रही होती है इसमें से। और NO2 भी एसिडिक नेचर का है और ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है, सांस ले लो यहाँ से, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो ऑक्सीजन गैस निकल रही है NO2 और PbO। अब PbO का कलर याद रखना, इसको कैसे याद करोगे, जैसे पहले गेम आती थी पबजी, फ्री फायर की बहन पबजी, तो पबजी जो है वो मान लो आपने पबजी को पी लिया तो पबजी पीलू, पीलू यानी पीला, तो पबजी जो है पीले रंग का है, PbO का कलर क्या है, पबजी, पबजी PbO जो है पीला है। भाई ट्रिक कुछ भी बना के यार कैसे भी याद कर लो, बट कलर याद होना चाहिए कि PbO का जो कलर है वो येलो होता है। और एक और रिएक्शन जिन्होंने फ्री फंड का ऑफर में दे रखी है वो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइव स्टोन, इसको मार्बल भी कहते हैं, इसको चौक भी कहते हैं, इसको संगमरमर मरमर इसमें बना होता है वो भी कहते हैं। इसको हम जब हीट देते हैं तो वहां से कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 गैस निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, CaO को हम क्विकलाइन कहते हैं, हमें पता है। और इसका यूज जो है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, ये याद रखना, यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट बनाने में इसका करते हैं। और बाकी इसमें आपको मेन चीज याद रखनी है कि एक तो देखो आपने देखा होगा कि NCERT में एक लड़की है बड़ी सुंदर सी कन्या, 2 चुटिया वाली है, तो उसने क्या कर रखा है, ऐसे करके हाथ में लेड ऑक्साइड मतलब वो जला रही है ना, तो वो क्रैकिंग साउंड वहां से निकले, वो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन समझ आनी चाहिए, और क्रैकिंग साउंड यानी कि टूटने की आवाज निकल रही है, तो यही है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम ना मतलब एक रिएक्टेंट होगा और उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट, देखो होता ही है कि इसके अंदर वाटर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, एक्टिविटी 1.7 में जाओगे तो मिलेगा आपको, इसके अंदर वाटर है, वाटर को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे दोगे, बैटरी से दोगे। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो उसमें 2 अलग अलग पॉइंट है, एक तो प्लस वाला हिस्सा और एक माइनस वाला। जो प्लस वाला जो हिस्सा है ना उसको हम कहते हैं एनोड, जो प्लस वाला जो हिस्सा है, प्लस वाले हिस्से को, प्लस जो पॉजिटिव है उसको हम कहते हैं एनोड, और उस पे ऑक्सीजन है। तो इसकी ट्रिक क्या है अगर आप याद करना चाहो तो पाओ, पाओ यानी पॉजिटिव और ए यानी कि एनोड, जो पॉजिटिव है वो एनोड होता है और जो उस पे एनोड पर होता है ऑक्सीजन। मतलब आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन हमें मिलता है, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमें मिलता है कहाँ, एनोड के ऊपर, ऑक्सीजन फाउंड एट एनोड, और एनोड इज पॉजिटिव। और हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पर। ये क्या है कैथोड एनोड, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे सिंपल चीज है यार, देखो बैटरी के 2 अलग अलग टर्मिनल होंगे, प्लस माइनस होगा, तो प्लस से किसी को जोड़ा, माइनस से किसी को जोड़ा है। तो ये प्लस वाला मान लो ये पूरा पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये नेगेटिव वाला, जो पॉजिटिव वाला हिस्सा उसमें मैंने देखा कि मुझे ऑक्सीजन गैस मिल रही है, जो नेगेटिव वाला उसमें मैंने देखा कि हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो
अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक तो ये रिएक्शंस याद रखना कि रिएक्शन क्या है, कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर पूछे तो बैलेंस रिएक्शन ये है। बट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि वॉल्यूम रेशियो क्या है, कि कैथोड पर जो गैस हमें मिली है और जो एनोड पर हमारे गैस मिली है उसका रेशियो क्या है। तो ये ना डायरेक्ट नहीं बोलते कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ये घुमा फिरा के बोलते हैं, इन्हें आता नहीं डायरेक्ट बोलना एग्जामिनर को। ये बोलेंगे कैथोड पर जो गैस मिली है, एनोड पर जो गैस मिली है, उसका मुझे बताओ रेशियो, वॉल्यूम रेशियो बताओ। तो वॉल्यूम कैसे, इसके आगे जो लगा होता है ना ये, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो 2 हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है 1 ही है, 1। आप बोलोगे 2 लगा है, अरे इधर क्या लगा, इधर कुछ लगा है, इधर कुछ लगा ही नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग देखो कि आगे क्या लगा हुआ है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है। तो 2:1 इसका हमारा वॉल्यूम रेशियो है। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है। किसी ने अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पूछ लिया तो उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1:2 बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कंफ्यूज किया था एक बार, उन्होंने एनोड पर कलेक्टेड गैस विद कैथोड पर कलेक्टेड गैस का रेशियो पूछा था, उसमें ऑप्शंस भी थे 2:1, 1:2। तो ज्यादातर बच्चे 2:1 करके आ गए, 1:2 इज द आंसर था वहां पे। इसलिए यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पूछ रहे। एक तो ये देखो, दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि ये मास रेशियो पूछ रहे कि वॉल्यूम रेशियो। अगर वॉल्यूम रेशियो पूछा है तो 2:1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में आप फ्लिप कर देना, ठीक। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। मास रेशियो की बात करें अगर हम, तो मास देखो हाइड्रोजन 1 होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन है, 2 और 2 इधर से, तो 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास क्या है 4। 4 रेशियो ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 ऑक्सीजन होता तो 16 होता, पर क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 32 आएगा, यानी कि 32। तो इसको डिवाइड करो, ये आ गया 8 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आया, 1:8। यानी कि अगर हमसे पूछे मास रेशियो और वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो हम बोलेंगे 1:8 इज द आंसर, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर मान लो किसने दे दिया हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ले बेटा टेस्ट कर कि कौन सा हाइड्रोजन, 2 गैस दे दी मान लो मैंने, और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मैंने बोला अब चेक करना जरा ये कौन सी हाइड्रोजन है कौन सी ऑक्सीजन। तो आप पता क्या करोगे, आपको ये करना है, कुछ नहीं, डांस, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश भाई साहब, डांस कर लेना बाद में, जब पेपर हो जाएगा ना क्लास 10th का, तब डांस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी गैप मिलेगा ना तो पहले वाला बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद उसमें थोड़ा मजे कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी पढ़ाई करो आराम से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे डिफरेंस करोगे, अगर जो गैस आपने निकाली, मान लो आप गैस आपने निकाली, आप मोमबत्ती के पास ले गए, जैसे ही मोमबत्ती के पास ले गए एकदम से पॉप साउंड आई और वो जो मोमबत्ती वो बुझ गई, तो मैं बोलूंगा बेटा ये हाइड्रोजन गैस है। जो तू गैस लेकर के गया पॉप साउंड क्रिएट कर रही है मोमबत्ती के पास, नियर बर्निंग कैंडल के नियर जब आप जाओगे हाइड्रोजन को लेकर के, तो उससे पॉप साउंड क्रिएट होगी और मोमबत्ती भी बुझ जाएगी। वाह, पॉप, ऐसा है, मोमबत्ती जल रही है, पॉप, बुझ गया। और अगर ऑक्सीजन को लेकर के जाओगे तो कोई साउंड नहीं आएगी, बट एक चीज होने वाली है कि जो मोमबत्ती है अगर मान लो धीरे धीरे जल रही होगी, चुंग 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 चुंग, तो एकदम से मतलब तेज जलने लग जाएगी। तो जब हम ऑक्सीजन को ले जाएंगे तो जो कैंडल है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, हाइड्रोजन में पॉप साउंड निकलेगी। जो हमारी थर्ड टाइप की डिकम्पोजिशन एक्शन है वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि हम लाइट को लेंगे और एक रिएक्टेंट को तोड़ करके प्रोडक्ट बनाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा, है ना। तो 2 बनाएंगे, यहाँ पे हम AgCl को मैंने तोड़ा तो Ag और Cl2 गैस मिली, क्योंकि मैंने AgCl को सनलाइट दे दी। मैं AgCl को सनलाइट देता हूं ना, या AgBr को, AgBr मतलब सिल्वर क्लोराइड, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी, और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं सनलाइट दे दूं तो वो रिस्पेक्टिव अपने प्रोडक्ट में टूट जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर AgCl है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट रंग का होता है, कलर याद रखना, देखो इसमें ना कलर भी याद रखने पड़ेंगे आपको, जो जो कंपाउंड है, ज्यादा कलर्स नहीं है, आप कलर्स को एक अलग सीट पे लिख सकते हो, और वो भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शंस आते जा रही है ना, वैसे ही आप कलर को साथ साथ याद करते चलो, अभी यहीं पर, ऐसा नहीं कि बाद में याद करूंगा, अभी याद करो यहीं पर। तो AgCl जो है व्हाइट रंग का होता है, उसको मैंने सनलाइट दी तो मुझे Ag सिल्वर ग्रे कलर का मिला, और क्लोरीन गैस जो है वो बाहर उड़ गई, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा ये सोचो, ऐसा ही देखो AgBr के पास भी हो रहा है। AgBr को मैंने, AgBr है उसको सनलाइट दी तो Ag मिला मेरे को ग्रे कलर का, ये भी होगा सेम ग्रे, क्योंकि Ag ग्रे कलर का है ना, और ब्रोमीन गैस अलग हो गई, उड़ गई ब्रोमीन गैस।
अब मुझे एक बात बताओ, किसी बंदे ने बोला एक काम कर, मुझे ना AgCl दे दे, मुझे AgBr दे दे, तो मैंने कहा ठीक है ले, और मैं उसको ना ऐसे ही बाहर रख के छोड़ा था। तो वो बंदा आया, उसने बोला AgBr चाहिए मेरे को, मैंने कहा ले ले ले। फिर मैंने देखा ओ भाई, ये तो सिर्फ यहाँ पे Ag बचा, Br कहाँ गया, ये तो गलत बात है यार, Br कहाँ उड़ गया मेरा, मुझे तो AgBr चाहिए, तो तुम Ag क्यों दे रहे हो। तो ब्रोमीन गैस जो है वो उड़ जाएगी सनलाइट के, अगर ऐसे खुला छोड़ दोगे तो सनलाइट में ब्रोमीन गैस जो है वो उससे निकल करके हट जाएगी और सिर्फ एजी बचेगा, है ना। तो AgBr में से सिर्फ Ag बचेगा, ब्रोमीन उड़ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा AgCl के साथ भी होगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगा, सिर्फ Ag बचेगा। किसी बंदे ने बोला AgCl दे दो, मैं बोलूंगा चल दिखाता हूँ, और पता चला सनलाइट में ऐसे खुला रखा था मैंने। तो सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर सनलाइट में रखूंगा तब तो यार अलग हो जाएगा, AgBr, Ag अलग और Br अलग हो जाएगा। तो किसी बंदे ने अगर AgBr मांगा तो कहां से दूंगा। तो इसीलिए मैं AgBr या AgCl को सनलाइट से बचा करके रखता हूं। और सनलाइट से बचाने का क्या तरीका है, मैं उसको काले रंग के बोतल में रखता हूं, ब्लैक बोतल्स के अंदर इसको AgCl को या AgBr को स्टोर किया जाता है। तो लिखा हुआ है दैट्स वाई, इसीलिए क्यों स्टोर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम AgCl और AgBr को ब्लैक बोतल में स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना, पुराने टाइम में इस रिएक्शन का यूज करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व हुई है। पहले बंदे क्या करते थे, फोटो खिंचवाने जाते थे, वो भी ऐसी रंगीन फोटो नहीं खींचती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचती थी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में, फोटोग्राफी में इस कंपाउंड का, इस रिएक्शन का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। दो इंपॉर्टेंट PYQs देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है जनरली यानी कि ज्यादातर एंडोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि टूटना है तो फिर मुझे एनर्जी चाहिए, है ना, और एनर्जी चाहिए यानी एनर्जी अंदर लूंगा यानी एंडोथर्मिक। हाँ सही कह रहे हो, यानी कि तुम्हारा असर्शन ठीक है। रीजन कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एक्सोथर्मिक। अच्छा एक्सोथर्मिका, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ऑर्गेनिक मैटर वाली, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर यानी वही वेजिटेबल मैटर वगैरह हो गया, है ना, ऑर्गेनिक मैटर का कंपोस्ट में कन्वर्ट होना, वो एक्सोथर्मिक है। क्या मिट्टी गर्म हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ तो ये भी सही है, यानी रीजन भी सही है। अब ध्यान से सुनना, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, बट कैसे पढ़ोगे आप, बिकॉज लगा के पढ़ना है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक, जनरली एंडोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एक्सोथर्मिक। ये क्या बात हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बात तो सही है। लेकिन एंडोथर्मिक अगर होती है तो उसके पीछे रीजन ये होना चाहिए ना कि हीट चाहिए होती है उसको। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट जो ऊपर वाला जो असर्शन है, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, उसका रीजन ये थोड़ी ना है। एंडोथर्मिक है तो उसके पीछे रीजन ये होना चाहिए ना कि हीट उसे चाहिए होती है। ये क्या कह रहे हो तुम। चलो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका मतलब देखो कुछ लोग ना इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो एक बार फिर से क्लियर कर दो कि अगर ये एंडोथर्मिक कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि हीट नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था इन्हें। बट ये कुछ दूसरी दुनिया की ही बात कर रहे हैं, इधर ये कह रहे हैं जनरली एंडोथर्मिक, इधर ये कुछ और कह रहे हैं। तो दिस रिएक्शन, ये दोनों जो रिएक्शन है मतलब ये दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इसका रीजन थोड़ी है। तो ये इसका रीजन नहीं है, यानी असल्सन ट्रू, रीजन ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला प्रोडक्ट ऑप्टेक, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब के अंदर तो क्या होता है, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड मिलेगा जो कि येलो रंग का पबजी पीलू, है ना, और NO2 जो है वो मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो PbO N2O, अबे N2O थोड़ी ना मिलता है, चल भाग यहां से हट। अच्छा ऑप्शन बी में NO कहां से मिलने लग गया यार, NO2 बोलो यार तुम, इसमें तो NO2 है ही नहीं, मारो बोलिए। अच्छा PbNO3, ओ हो मतलब PbNO3 टूट करके PbNO3 देगा, वाह कमाल है, ऐसे थोड़ी ना होता। तो ऑप्शन सी भी सही नहीं है, ऑप्शन डी सही है। देखो PbO NO2 और O2 गैस यहां से इवॉल्व होगी। अगली जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन पढ़ लिया हमने, डिकम्पोजिशन भी देख लिया, डिकम्पोजिशन में 3 टाइप्स भी देख लिए। अब डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ध्यान से सुनना, एक कहानी सुनना ध्यान से। कहानी ये है कि ये जो बंदा है जो ए है, ये जो ए है ये बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा खासा है, और जो BC है ना वो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब दोस्त समझो, ठीक है, मतलब क्या पता, ये फोन लगा के देख रहे हो मुझे पता है तो देखो ये दोनों दोस्त है, तो B और C जो फ्रेंड है आपस में, और A जो है वो हैंडसम है। होता ये है कि B और C अच्छे खासे दोस्त थे, दोनों लड़का लड़की दोस्त थे अच्छे खासे, ठीक है।
तो एक का नाम कुछ नाम रख लेते हैं तभी अच्छा मजा आएगा। एक का नाम है पिंकी और एक का नाम है राजू। हाँ ठीक है, ये पिंकी है ये राजू है, नाम रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं कुछ भी। ये है मान लो ये पिंकी है, ठीक है, ये पिंकी है और ये राजू है, एंड इस बंदे का नाम है आदित्य। आदित्य, दिस इज आदित्य। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आदित्य बहुत हैंडसम है, पिंकी राजू ऑलरेडी फ्रेंड थे, बट आदित्य हैंडसम, जब पिंकी ने देखा यार आदित्य तो बड़ा हैंडसम है, पता है जब वो फूक मारता है ना ऐसे करके या फिर अपने बालों का ऐसे उड़ाता है ना, बड़ा सुंदर लगता है आदित्य, बहुत अच्छा लगता है। तो आदित्य ने भी इस मौके का फायदा उठाया, उसने कहा आदित्य ने अपने मन ही मन सोचा कि यार राजू तो इतना अच्छा खासा दिखता नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये पिंकी की जिंदगी से राजू को साइड करते हैं। भाई किसी के साथ ऐसा मत करना, बहुत दुख होता होगा उसको, बहुत दुख होता होगा। तो राजू बेचारा यहाँ पे उसको अलग कर दिया, और आदित्य क्योंकि हैंडसम है तो उसने भी मौका देखते ही वो पिंकी से उसने दोस्ती कर ली। ये अपना आदि, ये अपना आदि आदित्य, ये अपना आदित्य और ये अपना पिंकी। ठीक है, तो आदित्य ने पिंकी से दोस्ती कर ली, इसका मतलब आदित्य इज मोर पावरफुल, आदित्य ज्यादा पावरफुल है। तभी तो उसने राजू को बोला है चल साइड, क्यों हैंडसम है और फिजिक अच्छी है उसकी, एकदम सुंदर अच्छा खासा दिखता है, इंटेलिजेंट है, ऑनलाइन पैसे भी कमा रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है ना। तो आदित्य सारी चीजें मतलब वो बड़ा ही अट्रैक्टिव दिखता है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसने राजू को साइड कर दिया, क्योंकि राजू जो है वो लेस पावरफुल है, बहुत ही कम पावरफुल है, जबकि जो आदित्य वो ज्यादा पावरफुल है। पिंकी की जिंदगी में वो एंटर कर गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही केमिकल रिएक्शन की जिंदगी में भी होता है। वो क्या करते हैं, ओ भाई चल इधर, तू राजू यहाँ पे तू बड़े मजे कर रहा है, चल निकल यहाँ से, मैं तेरे से ज्यादा हैंडसम हूँ। तो आदित्य जो है वो पिंकी की लाइफ में एंटर कर गया। यानी कोई कंपाउंड है, किसी कंपाउंड बीसी नाम है उसका, एक एलिमेंट आया, उसने बोला कि यार सी से अच्छा तो मैं हूं, तो सी को साइड करो ना, मैं आ जाता हूं यहाँ पे। तो इसका मतलब जब मोर रिएक्टिव जो कोई एलिमेंट है वो उसके कंपाउंड से हटा देता है उस एलिमेंट को, ये कंपाउंड है, इसमें से जो सी एलिमेंट है उसको हटा देगा मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, दिस इज मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, अच्छा खासा रिएक्टिव है, रिएक्टिव मतलब पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसमें बहुत ज्यादा पावर है। और ये जो सी है इसको हटा देगा, सी जो लो रिएक्टिव है, तो सी जो है वो साइड में चला जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड के अंदर से हटाता है किसी एलिमेंट को, तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक बंदा डिस्प्लेस होकर साइड चला गया, राजू, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसके कंपाउंड से, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कौन आदित्य और कौन राजू है, यानी कौन ज्यादा हैंडसम है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, यानी कि साइंटिस्ट ने खुद ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि एक सीरीज दे देते हैं कि तुम्हें बता देते हैं जो सबसे ऊपर होगा ना वो ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो इसकी सीरीज ये है पोटेशियम सोडियम, इसको ना डिटेल में हम चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स नॉन मेटल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये पूरा का पूरा इसमें इन्होंने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पूरी सीरीज दे रखी है रिएक्टिव। जो सबसे ज्यादा ऊपर है ना, जो ऊपर है, जो बंदा ऊपर है, जो जितना ऊपर है, जो जितना ऊपर है वो उतना पावरफुल है, वो उतना पावरफुल है, जो जितना ऊपर वो उतना पावरफुल, यानी सबसे पावरफुल ये, फिर कमजोर, फिर कमजोर, फिर सबसे कमजोर सोना। ठीक है, सोना कमजोर है तभी तो महंगा मिलता है, कमजोर मत समझो उसको, बहुत महंगा मिलता है। ठीक, अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज जो ये हमें समझ आ गया, इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन पावरफुल है और कौन कमजोर है। तो अगर ये जो रिएक्शन है इसको हमें कंप्लीट करना है तो कैसे करें, देखो ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर का सॉल्यूशन। तो अब कॉपर को क्या ये जो जिंक है क्या ये कॉपर को हटा सकता है, वो कैसे देखें, रिएक्टिविटी सीरीज में जाकर के। क्या जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर है, कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा, जिंक कहाँ है, ये रहा, हाँ जिंक ऊपर है, तो इसका मतलब जिंक जो है कॉपर को हटा सकता है। तो अगर जिंक हटा देगा कॉपर को तो वो यहाँ आ जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा ZnSO4, और कॉपर बेचारा साइड से मुंह ताक रहा है, देखे जा रहा है बस। ठीक है,
अब ये देखो ये वाली रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेड और क्या ये कॉपर को यहां से हटा देगा, लेड कॉपर को हटा सकता है कि नहीं, तो ये देखो लेड का है, लेड ये रहा, ठीक है, पीबी ये रहा, कॉपर नीचे, हाँ तो हटा सकता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी PbCl2 प्लस में कॉपर बेचारा साइड में देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है कि ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में। अब ये देखो आयरन क्या इसको रिप्लेस कर देगा, Fe इसको रिप्लेस कर देगा, Fe ऊपर है क्या, हाँ ये रहा कॉपर से ऊपर है तो कर देगा, यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा FeSO4 और प्लस में कॉपर अलग दिखेगा। अब ध्यान सुनना, एक रिएक्शन और देता हूं मैं, मान लो ये रिएक्शन है हमारे पास, कॉपर और वो रिएक्ट कर रहा है ZnSO4 से, तो क्या ये रिएक्शन हो सकती है, यानी कॉपर जिंक को हटा देगा, कॉपर कहाँ है नीचे, जिंक कहाँ है ऊपर। अच्छा मतलब एक बात बताओ कि कम पावरफुल है, ताकत वाकत कुछ नहीं है, एकदम छुई मुई टाइप का है और एक बाहुबली टाइप का इंसान है, उसको मार डालेगा, उसको हटा देगा, नहीं हटा पाएगा, यानी कि ये रिएक्शन होगी ही नहीं, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी तो देखना होता है कौन कितना पावरफुल है, लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन। अगर हमें समझाना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को तो रिएक्टिविटी चीज को बताना ही होगा, तभी समझ आएगा, क्योंकि इसमें मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की बात होती है, जो मोर रिएक्टिव लेस को हटा देता है तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके ऊपर ना एनसीईआरटी में इन्होंने दो एक्टिविटी यानी दो एग्जांपल दे रखे हैं, उसको देख लेते हैं। पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि आयरन की कील है, उसको मैं कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है, उस सॉल्यूशन में जब मैं डालता हूं तो मुझे लाइट ग्रीन कलर का FeSO4 मिलता है और कॉपर जो है आयरन कील पे जाकर के चिपक जाता है, जिससे कील जो है मुझे ब्राउन कलर की दिखती है। ब्राउन कलर कील दिखने का रीजन क्या है, कॉपर उस पर डिपॉजिट हो गया, कॉपर उस पर स्टक हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जो देखो, Fe ने कॉपर को उठा करके साइड कर दिया और Fe खुद यहाँ पर आकर के बैठ गया, इसने बोला चल भाग यहाँ से, तो भाग गया, फिर Fe यहाँ पे आ गया तो FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का बन गया। तो ये पहली रिएक्शन जो एग्जांपल देखा। दूसरा एग्जांपल देखा है जिंक जो है हाइड्रोजन H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से हाइड्रोजन को हटा देगा, भाग यहाँ से, इधर आ गए भाग करके, और जिंक यहाँ पे आ गया तो ये ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन H2 गैस बन गया। और ये रिएक्शन याद रखना, बच्चों को याद नहीं होती, बहुत सारी रिएक्शंस याद कर लेंगे बट ये याद नहीं करेंगे कि ये वाली रिएक्शन भी हाईली एक्सोथर्मिक है और इसमें टेम्परेचर हाईली एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सी बात है। जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट तो होगा बट डबल होगा, यानी कि दो अलग अलग बंदों की जोड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो AB है और CD है, ये AB अलग दोस्त है और CD अलग दोस्त है, तो इसने क्या बोला, देखो इसके अंदर आयंस होंगे, A जो है ये प्लस होगा और B माइनस के फॉर्म में होगा, C जो है वो प्लस होगा और D माइनस के फॉर्म में होगा। तो ये पता है आपस में बात करेंगे, बोलेंगे एक काम कर, अपना वाला प्लस मेरे को दे दे और तू मेरा वाला प्लस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो प्लस है ये इसके पास चला जाएगा, A प्लस इधर आ गया और C इधर आ जाएगा। तो अगर C इधर आ गया तो ये BC बन जाएगा, BC ये रहा, ठीक है। और अगर ये A इधर आ गया तो AD बन जाएगा, AD ये रहा। यानी कि इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, दो अलग अलग कपल्स है, उसमें से एक दूसरे वाले के पास चला गया, जो वहां था वो दूसरे पे आ गया। तो एक्सचेंज ऑफ आयन जिसमें होता है उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या है, लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट में कौन कौन से आयन होते हैं, ध्यान से देखना हो, सुनो। लेड नाइट्रेट में Pb2 प्लस होता है और नाइट्रेट यानी NO3 माइनस होता है। तो इसके अंदर दो आयन है, लेड Pb2 प्लस और NO3 माइनस, और इसके अंदर भी दो आयन है, एक तो K प्लस है और एक अपना I माइनस है, दो आयन। अब ये आपस में बात करेंगे, बोलेंगे कि एक काम कर, तू इधर आ जा, मतलब तू K प्लस मेरे से ले ले, तो ये K अगर इसको दे देगा तो क्या ये KNO3 बन जाएगा, बोरा KNO3 बन गया। और अगर ये लेड इसके पास चला जाएगा तो क्या ये Pb2 प्लस और I माइनस, उससे एक फॉर्मूला बनेगा PbI2, तो PbI2 यहां मिलेगा। यानी इसका मतलब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के यानी पोटेशियम आयोडाइड से होती है तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड है ना, इसका कलर होता है येलो, पबजी पीलू से याद कर लो, ठीक है। जो ये लेड आयोडाइड है इसका कलर होता है येलो, और यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के अंदर ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब में आपको ये सॉलिड फॉर्म में सॉलिड इकट्ठा हुआ नीचे मिलेगा येलो रंग का। और येलो रंग किस वजह से है, येलो रंग लेड आयोडाइड की वजह से है। और KNO3 भी वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है बेसिकली। इसमें अगर आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो ये वाली है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, ठीक है, लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अब एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रखा है जहां से हर साल क्वेश्चन आता ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है वो भी। दूसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये एग्जांपल। बेरियम सल्फेट जो यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत बहुत, आपकी क्रश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्रश तो दूसरी भी आ सकती है ऐसा मत बोलो, दिल पे चोट लगती है, हाँ ठीक है, याद रख ले बस, इसको किसी भी तरीके से याद रख लो। बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। रिएक्शंस क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ होती है। तो ये बोलता है इसको इधर भेजो, बेरियम को इधर दो, तो बेरियम इधर आ गया तो सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बन जाएगा। Na इधर चला जाएगा तो ये NaCl यानी कि नमक NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे मिलता है व्हाइट कलर का, ये कलर याद रखना, पहली चीज कलर पूछते हैं कि कलर क्या है, और ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। अरे भाई सॉलिड है तो इनसॉल्युबल होगा, तो इनसॉल्युबल होता है ये। और ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ना, इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और प्रेसिपिटेट जो है टेस्ट ट्यूब में या किसी भी चीज के कंटेनर में नीचे जम जाता है प्रेसिपिटेट, क्योंकि प्रेसिपिटेट बना है तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन एग्जाम में ऑलरेडी PYQ में 2025 में 2024 में, मतलब हर साल लगभग 2023 में किसी ना किसी सेट में आपको ये मिल ही जाएगा कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या पूछ लेंगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल दे दो, तो ये एग्जांपल दे देना। मुझे तो ये वाले रिएक्शन याद है, वो दूसरी वाले भी याद है ना, ऐसा नहीं कि मतलब ये वाले रिएक्शन जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट माइंड में आता है ना तो ये वाली रिएक्शन आती है। तो ये रिएक्शंस याद रखना। डेफिनेशन देखो क्या है, जब टू एक्वस, एक्वस है दोनों, ये भी एक्वस ये भी एक्वस, एक्वस यानी पानी में घुला हुआ, जब टू एक्वस सोल्यूबल सॉल्यूशन, सोल्यूबल ये भी सोल्यूबल है ये भी सोल्यूबल, सोल्यूबल है तभी तो पानी में घुल गया। जब टू एक्वस सोल्यूबल सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल साल्ट, ये इनसॉल्युबल साल्ट है, साल्ट। तो ये जो साल्ट बन रहा है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, दिस इज प्रेसिपिटेट ये प्रेसिपिटेट है। और क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल जब भी दिमाग में आए तो याद रखना है कि PbI2 पबजी पीलू, PbI2 इज द येलो कलर का प्रेसिपिटेट और बेरियम सल्फेट इज द व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब देखो इस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन 2025 का, इन्होंने बोला डिफाइन प्रेसिपिटेशन, तो डिफाइन कर देंगे। जब टू सॉल्युबल एक्वस सॉल्यूशन जब वो फॉर्म करता है इनसॉल्युबल सॉल्यूशन, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट बन रहा है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी जो डेफिनेशन लिखी थी, हमने एग्जांपल देना है तो एग्जांपल में आप दे सकते हो, कोई सी भी रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हो। मान लो मैंने ली सोडियम सल्फेट वाली, तो यहाँ पे ना साइड में लिख देना एक्वस, इसको ऐसे मत छोड़ना, नीचे कलरलेस लिख दोगे तब तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, तो नीचे कलरलेस लिख देना चाहे तो, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन करेगा अपना BaCl2 से, BaCl2 से रिएक्शन करेगा एक्वस से, तो ये क्या देगा? अब ये क्या देगा ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे चैट बॉक्स में या कमेंट में, प्रीमियर हो रही ना वीडियो, तो चैट बॉक्स में या कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताओ कि ये क्या देने वाला है। बेरियम सल्फेट देगा, वो तो मैंने बता दिया, बेरियम सल्फेट के अलावा एक और चीज क्या देगा ये बता दो जरा, तो ये हमें बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2023 में, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिटवीन टू कंपाउंड एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। राइट, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, अच्छा लेड नाइट्रेट की जो रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट, उसकी रिएक्शन हमें लिखनी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लिख देंगे। इसमें क्या है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, यानी कि हमें मिलेगा PbI2 और हमें मिलेगा KNO3। अब इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन सा है? ये वाला पबजी पीलू है ना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि फॉर्म हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए, डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, या दोनों रिएक्शन से कुछ भी पूछ सकते हैं। इवन एक बार तो ये भी पूछा था कि बेरियम सल्फेट, इसमें बेरियम सल्फेट मिलेगा ना हमें, बेरियम सल्फेट, तो उन्होंने पूछा था कि बेरियम सल्फेट में कौन कौन से आयन है। तो बेरियम सल्फेट में 2 आयन्स होते हैं, एक तो बेरियम 2+ होता है और एक सल्फेट 2-। अब ये क्वेश्चन मेरे को एकदम से याद आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे जो जो चीज याद आती जाएगी बताता जाऊंगा, कुछ तो मैंने बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी है,
तो वो सब एकदम अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, सीरीज वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बेरियम होता है 2+ और SO4 2-, इसके अंदर आयंस होते हैं ये दोनों। अगली जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये होता क्या है इसको समझते हैं। इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन, जब कोई भी रिएक्शन आप देख रहे हो उसमें अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। कौन आया? ओ यानी ऑक्सीजन आया। तो ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, बस ये याद रखो, बाकी सब अपने आप याद करा दूंगा। देखो ऑक्सीजन अंदर आया तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन निकल गया तो वो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन के टर्म में याद रखना है, ऑक्सीजन अगर अंदर आया दैट इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अगर लूज कर दिया मैंने दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के टर्म में याद रखो, बहुत आसान होगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन, मान लो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी कि दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। इसके लिए ट्रिक है ऑयल। ऑयल यानी देखो ऑयल की स्पेलिंग क्या होती है? ऑयल यानी तेल, OIL, उसकी स्पेलिंग वो OIL वाली होती है, बट ऑयल की स्पेलिंग OEL करके अगर याद रखो तो उससे ट्रिक बन जा रही है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? जस्ट उल्टा। क्या उल्टा? उल्टा यानी रिडक्शन का मतलब होता है कि वहां पर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लूज कर रहे थे अब, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को गेन करेंगे। और रिडक्शन में अगर हाइड्रोजन गेन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को लूज कर दो। अच्छा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लो। नहीं आया समझ में? हो गए कंफ्यूज? कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनो, फिर से बताता हूं। बस एक डेफिनेशन याद रखो, जब भी अंदर आ रहा है, ओ यानी ऑक्सीजन अंदर आ रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अगर ये याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया। कैसे? ऑक्सीडेशन अंदर आया तो ऑक्सीजन अंदर आया तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन अंदर आएगा हाइड्रोजन का गेन होगा दैट इज रिडक्शन, सिंपल है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का आना इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का चले जाना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। सिर्फ एक याद रखो, ऑक्सीडेशन इज द एडिंग ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑयल, ऑयल यानी कि मतलब वो ट्रिक बताई मैंने, ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। अब इसका जो एग्जांपल है मैंने एकदम अच्छा खासा एग्जांपल दे रखा है एक्टिविटी 1.11 में। इन्होंने क्या करा है ना, कॉपर है उसको ऐसे बाहर खुले में छोड़ दिया, मुफ्त में ऐसे बाहर छोड़ दिया खुले में। अब खुले में छोड़ने की वजह से क्या हुआ, उस पर ऑक्सीजन आकर के चिपक गया, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव है तो कॉपर ना अपने ऊपर लेयर बना लेता ऑक्सीजन के लिए, उसने बनाया एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करा। ऑक्सीजन एक्चुअल में ये इतनी आसानी से नहीं, हीट करना पड़ता है इसको हमें, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में देखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है। अब यहाँ पर याद रखना, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक, ब्लू नहीं होता, बिकॉज कम्युनिटी पोस्ट में मैंने सवाल पूछा था अभी कुछ महीने पहले, शायद 1 महीने होगा इसको मे बी, तो वहां पर ज्यादातर बच्चों ने कॉपर ऑक्साइड का आंसर ब्लू लगा दिया, पता नहीं क्या सोच के, वो सोच रहे कि कॉपर सल्फेट है पता नहीं क्यों लगा दिया, दैट इज आंसर उसका ब्लैक है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का होता है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न हो जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बना देते, ब्लैक कलर का होता है वो कॉपर ऑक्साइड। ये चीज पता होनी चाहिए। अब सवाल ये पूछता है एनसीईआरटी, क्या आप कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक रंग का हो गया है क्या उसको नॉर्मल कर सकते हो? कैन यू नॉर्मल? जो कॉपर है वो पागल हो चुका है, काला काला भूत बन चुका है, क्या आप उसको बैक कर सकते हो? तो अगर उसको बैक करना है तो वो कहते हैं हाँ कर सकते हो। आप एक काम करो, हाइड्रोजन को उसके अंदर डाल दो, इसके अंदर हाइड्रोजन को डाल दो। देखो अगर कॉपर में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूं ना, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर अकेला था पहले Cu के फॉर्म में, अब CuO बन गया ये। तो अगर ये CuO बन गया है तो ऑक्सीजन आ गया ना, पहले सिर्फ कॉपर था, ऑक्सीजन भी आ गया, तो ऑक्सीजन का आना यानी ऑक्सीडेशन, तो कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हाँ ठीक है। अब अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, जो वापस कॉपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन, तो मैं रिडक्शन करा दूंगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे, सॉरी ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे ऑक्सीजन में, अब रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन है, इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, ये कॉपर ऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन करने के बाद ऐसा लगा, अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो क्या होगा, तो मैंने इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस कैसे करूंगा, हाइड्रोजन से रिड्यूस करूंगा तो वापस मुझे कॉपर मिल जाएगा और ये H2 जो है O के साथ यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन, आप इसको दो नजरिए से देख सकते हो, दो नजरिए ऐसे, एक नजरिया दूसरा ऐसे वाला नहीं,
दो नजरिया इन द सेंस की, मतलब पहला नजरिया हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब एडिंग हाइड्रोजन इज रिडक्शन, है ना, ये पहला नजरिया हो गया। दूसरा नजरिया देखो, जब कॉपर ऑक्साइड ऐसे था और अब ये बाद में ऐसा हो गया, ऐसे से ऐसा हो गया, पहले मैं बहुत परेशान था, पहले मैं कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, अब मेरा ऑक्सीजन जो है वो चला गया बाहर, मेरा ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन लूज कर गया ना ये कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का लूज करना, लूज ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन, तो रिडक्शन हो रहा है किसका, कॉपर ऑक्साइड का। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आया। अब यहाँ पे ना कुछ रिएक्शंस दे रखी है, हमें मिलकर के फाइंड आउट करना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान से करना, एकदम अच्छे से करेंगे। पहले रिएक्शन देखो, ये तो वही रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड, तो ये देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर इधर से इधर जाने में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब देखो ये कॉपर ऑक्साइड इधर से इधर गया, ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हो रहा, चलो छोड़ो अभी। हाइड्रोजन है इधर, इधर जाओ, H2 इधर जाओ, H2O के पास गए, H2 से H2O बना, पहले वो H2 था अब H2O हो गया, यानी कि जब मैं इधर से इधर गया, इधर से इधर जब मैं गया तो मेरे पास ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ, एंड ऑक्सीजन का गेन होना क्या कहलाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इसको देखो कॉपर ऑक्साइड, अच्छा कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर बन गया, वाओ वेरी नाइस, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर बन गया, तो यानी कि इसने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, ऑक्सीजन लूज कर दिया, एंड अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन तो लूज ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, यानी कि दिस इज रिडक्शन, ये किसका, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब एक चीज उसको बाद में देखते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट भी। इस रिएक्शन को देखो, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन है, जब जिंक बना, जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीजन इसने अपना छोड़ दिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया मतलब कि ऑक्सीजन का छोड़ना, अगर गेन करता तो ऑक्सीडेशन बोल देता, बस इसने छोड़ा है, अगर इसने छोड़ा है ऑक्सीजन को तो हम इसको कहेंगे रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन, ये हमारा रिडक्शन है। इधर देखो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, पहले कार्बन था अब ऑक्सीजन आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन जो है ऑक्सीजन ऐड हुआ कार्बन के अंदर, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज ऑक्सीडे डे 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 ऑक्सीडे डे ना, मुझे डे ना, ऑक्सीडे ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। अब इसको देखो MnO2, और MnO2 इधर है, इधर MnCl2 बन गया है, तो ओहो वाओ वेरी गुड, मतलब इसके पास O2 था, अच्छा खासा O2 छोड़ छाड़ के क्लोरीन के साथ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है इधर आया तो इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, एंड ऑक्सीजन को छोड़ना, ऑक्सीजन को छोड़ना इज बेसिकली, अगर जुड़ता तो ऑक्सीडेशन, लेकिन छोड़ दिया तो दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। कर पा रहे हो ना मेरे साथ साथ, अरे भाई बोल दो, कर पा रहे हो, है ना, हाँ कर पा रहे, बोल तो रहे, सुनाई नहीं दे रहा, सब सुनाई दे रहा है, वो ऐसे मतलब कहीं पे बोलना होता है ताकि आप थोड़ा एक्टिव हो जाओ। रिडक्शन, ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन जुड़ता तो ऑक्सीडेशन होता, इसको देखो ये HCl है, लेकिन जब आप इधर आ रहे हो, यहां से यहां आ रहे हो, तो क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर करना, आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो बताना है आपको किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। एक और चीज बताता हूं, अगर आपने ये भी फाइंड कर लिया ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके अलावा जो एक बंदा बच गया, अगर सिर्फ इधर दो ही बंदे हैं, तो रिएक्टेंट में दो ही बंदे होते हैं ज्यादातर यहाँ पर आपके सिलेबस में, तो अगर ऐसा है, अगर आपने फाइंड कर लिया कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो बच गया ना उसका रिडक्शन कर दो, यानी अगर एक भी पहचान लिया ना तो दूसरे वाले को उसका उल्टा कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो इसको पहचान लिया, आपने बोला ये रिडक्शन कर रहा है, तो आप बोलो कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, सिंपल चीज है। आपने इसको पहचान लिया, आपने बोला ये रिडक्शन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, बिना मतलब बिना उसके बता सकते हो कि मान लो। और एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि जब मैं पूछता हूँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो कि रिएक्टेंट साइड में,
इसकी थोड़ी ना बात कर रहा हूं, वो तो बन जा रहा है, वो तो बाद में बन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला राजू की शादी हो गई, तो राजू की शादी हो गई, तो राजू की शादी हुई, शादी की राजू थोड़ी ना हुई है। अबे ये क्या बात हुई, मतलब रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट को बोलूंगा ना मैं कि रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। अब ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसको लिख लेना। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बंदे का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो जो उसका तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो बंदा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया उसने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, देखो H2 जो है इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो हम बोलेंगे जो H2 है ना वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी जो H2 है, H2 वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। जो H2 है वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसके बगल वाला क्या हो रहा है, रिड्यूस, है ना। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसके बगल वाला क्या हो रहा है, रिड्यूस। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर ये बंदा ऑक्सीडाइज नहीं होता तो क्या ये रिड्यूस हो जाता? जब ये ऑक्सीडाइज है तभी तो बचे हुए को रिड्यूस बोल रहा हूं, यानी इसको रिड्यूस कराने में इसका हाथ है। समझो, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो अगर इस बंदे का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं तो ये रिड्यूस कैसे होता, क्योंकि जो बचा हुआ है इसको हम रिडक्शन कह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कराने में H2 का हाथ है, ठीक है। तो H2 ने रिड्यूस कराया है, यानी जो रिड्यूस कराने वाला, जो कराता है काम, वो कौन होता है, एजेंट। एजेंट कोई भी काम कौन कराता है, एजेंट ही करवाता है ना। तो रिड्यूस कौन करवा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है वो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता तो रिड्यूस कैसे होता, वो वाला होता ही नहीं। तो इसका मतलब जो H2 है वो ऑक्सीडाइज तो हुआ है, नो डाउट, बट वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट कैसे बताएंगे, बेटा जिसका रिडक्शन हो रहा है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा याद रख लो इसको ना, याद रखो। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, बस बोलेंगे डायरेक्ट याद रखो, है भाई। अगर बच्चे को नहीं समझ आ तो वो अलग बात है, बट इसको एक्सप्लेन तो करना चाहिए, है ना। तो यहां पर मैं आपको एकदम डिटेल में सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता तो उसका दूसरे वाले का रिडक्शन कैसे होता। तो इसका मतलब वो दूसरे वाले को रिडक्शन करवा रहा है, दूसरे वाले का रिडक्शन करा रहा है, यानी ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस पे आओ, ऐसे डायरेक्ट आप याद रख सकते हो इसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, अब कर सकते हो याद, क्यों, क्योंकि अब हमने समझ लिया है, अब हम समझ चुके हैं, तो अब याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी तो पता होना चाहिए कि क्यों उसको रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हो। अब इसको देखो, ये रिडक्शन हो रहा है इसका। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका रिडक्शन नहीं होता तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होता? होता ही नहीं, क्योंकि रिडक्शन तो इसने कर लिया ना, तो ऑक्सीडेशन बचा हुआ करेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन कराने में इसका हाथ है। रिडक्शन जो रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस्ड हुआ है, दिस इज रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, और इसको रिड्यूस कराने में किसका हाथ है, वो है, इसको रिड्यूस कराया किसने, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ये तो है। लेकिन अगर ये रिड्यूस नहीं होता तो इसको ऑक्सीडाइज कौन कराता, तो इसको ऑक्सीडाइज कराया किसने, इसने। तो इसने ऑक्सीडाइज कराया, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हुआ है तभी तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसने ऑक्सीडाइज कराया, इसीलिए ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओए ओए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो जो रिडक्शन जिसका होता है, जो रिड्यूस होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो नहीं होता तो वो रिड्यूस कैसे होता, वो ऑक्सीडाइज कैसे होता, है ना। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? तो अब अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया तो मुझे ये बताओ, एक चीज और फिर से बताता हूं, चाहे ऑक्सीडेशन की बात करो, चाहे ऑक्सीडाइज की बात करो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो, चाहे रिडक्शन, चाहे रिड्यूस, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो, हमेशा कौन होगा, रिएक्टेंट होगा, कभी भी प्रोडक्ट नहीं होने वाला। ऑलवेज रिएक्टेंट, हमेशा रिएक्टेंट ही होगा जो ऑक्सीडाइज या फिर
रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में आप बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 में आप बता सकते हो मेरे को, एक बार ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, जल्दी से पॉज करो और ट्राई करो कि इसमें कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग है। देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अब तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, खत्म। ये रिडक्शन कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खत्म बात। ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है HCl का, तो यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है, खत्म बात। ये रिडक्शन हो रहा है इसका, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खत्म। और इसका आंसर तो आपको कमेंट करना है ना। ठीक है, तो एजेंट भी समझ आ गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में, बट उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है मैंने एकदम डिटेल में। अब ये जो ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, तो ये रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ में इसके दो एग्जांपल है, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज रेंसिडिटी। तो कोरोजन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई मेटल रखा है, मान लो लोहा रखा है, आयरन रखा है, तो वो ना उस पे ऑक्सीजन, पानी, मतलब आपने देखा होगा जंग लग जाना, है ना, तो जंग लग जाता है आयरन के ऊपर, इन सब चीज को, तो वो अपना जो नेचर है वो उसको थोड़ा थोड़ा खोने लगता है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन। मेटल जो अटैक हो जाता है मॉइस्चर से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, एसिड से, किसी भी चीज से, तो वो कोरोड हो जाता है। और ये जो कोरोड होने की जो प्रोसेस है, इसको हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, कोरोड यानी एक तरह से जंग लगना, और कोरोड होने की प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल है 3, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन ऑक्साइड बनता है उसमें। आपको याद रखना है कि किसमें क्या बनता है और कलर याद रखना। देखो यहाँ पे जब आयरन ऑक्साइड बनता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है, ये बात आपको पता है ना, कि जब कोई चीज जंग लग जाए लोहे में तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, थोड़ा ब्राउन रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है ना। दूसरा, टर्निशिंग ऑफ कॉपर, यानी कि जो कॉपर है, तांबा, तांबे का जो बर्तन होता है, वो टाइम के साथ वो ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी उसके ऊपर भी थोड़ा जंग लगने, वो कोरोजन हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, एंड सिल्वर टार्निश, जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी जैसे पायल लेकर के आती है, तो पायल जो है वो सिल्वर की है, सिल्वर की पायल लेकर के आई, चांदी की पायल, चांदी की पायल लेकर के आई, तो वो ना कुछ दिनों बाद, मान लो बहुत दिनों से, मतलब बहुत 1-2 साल हो गए उसको पहना हुआ, बहुत टाइम से पहना है मम्मी ने, तो क्या होता है वो जो पायल है वो ब्लैक हो जाता है ना। तो वो जो ब्लैक हो जाता है वो किस वजह से होता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर की वजह से। जो चांदी है वो टार्निश हो गया, यानी कि बहुत पुराना हो गया, उस पर मतलब पानी भी गया, ऑक्सीजन भी गया, बहुत सारे लेयर, जब नहाने जाते हैं तो भी पानी तो गिरेगा, है ना, काम करते हैं मम्मी तो पानी तो गिरेगा, तो वो सारी चीजें हुई, तो उसकी वजह से वो कोरोड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन, तो उसका कोरोजन हो गया। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, तो आपने देखा होगा ना कि जैसे फैट या ऑयली चीज है, उस जब उसको लंबे टाइम तक ऐसे खुला रखेंगे और उससे ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा, तो उससे ये होगा ना कि उसकी उसका जो टेस्ट है और स्मेल, टेस्ट यानी उसका स्वाद कैसा आ रहा है, और स्मेल जैसे अलग ही बदबू आने लगी। चिप्स खाया आपने, अगर चिप्स को खुला छोड़ दो, चिप्स का पैकेट, तो उसके बाद मान लो चिप्स का खुला पैकेट आपकी मम्मी दे रही है, आपकी मम्मी कह लो चिप्स का खुला पैकेट खा लो, मम्मी खुले पैकेट ये कब से रखा हुआ है, 1 हफ्ता हो गया बेटा खा ले तो उसके बाद खुले चिप्स है, उसके बाद 1 हफ्ता हो गया खा ले, मम्मी कह रही है, आप बोलोगे ये मम्मी तो स्मेल इसमें से कैसी आ रही, गंदी सी, टेस्ट भी इसका खराब हो गया है, चलो स्मेल तो झेल लेता लेकिन टेस्ट भी खराब हो गया, तो वो रेंसिड हो गया, वो जो चिप्स है वो रेंसिड हो गया, ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर गया, तो दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी, वो रेंसिड हो गया। और रेंसिड होने की जो प्रोसेस है, फैट या ऑयल सब्सटेंस की जो रेंसिड होने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। लिखा है फैटी ऑयली जो फूड है वो स्मेल और टेस्ट उसका चेंज हो जाता है और वो रेंसिड हो जाता है, एंड रेंसिड होने की प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इससे बचे कैसे, तो यार देखो ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है तभी तो काम हो रही है, तभी तो वो रेंसिडिटी आ रही है उसके अंदर, तो आप एंटी ऑक्सीडेंट दे दो। ऑक्सीडेंट यानी वो जो कि ऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन आ गया, लेकिन उससे बचाने के लिए आप एंटी दे दो, एंटी पुलिस बुला लेगी, एंटी ऑक्सीडेंट दे दो, तो एंटी ऑक्सीडेंट से आप रेंसिडिटी को बचा सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, उसको एयर टाइट जगह पे रख दो, एयर टाइट चेंबर में या कंटेनर में रख दो, जिससे कि उसके अंदर हवा बिल्कुल ना आ सके, आटे के डब्बे में रख दो, कहीं भी रख दो, मतलब हवा ना आ सके उसके अंदर। ठीक है, और तीसरा तरीका यह जो सबसे इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन गैस को फिल कर दो। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है, चिप्स वाले की कोई गलती नहीं है, वो ऐसे नहीं करता कि चिप्स कम देता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो नाइट्रोजन गैस अगर उसके अंदर भरेगा नहीं ना कल को, तुम बोलते हो ये क्या मम्मी पैकेट इतना बड़ा लेके आई, मैं देखो मेरा क्या हो गया, इतना बड़ा पैकेट लेकिन चिप्स इतना सा निकला, 2 चिप्स निकले इसमें से बस खाने के लिए, 5 रुपए का बड़ा पैकेट देख के मैं खुश हो गई, वाओ वाओ मैं तो खुश हो गया, वाओ क्या चिप्स है, अब तो खाऊंगा, फन फाइन, वाओ खाऊंगा चिप्स खाऊंगा और यश खाऊंगा। खोला तो देखा कि वो तो कम है, आधा पैकेट भी नहीं है और लिखा होता है 20% एक्स्ट्रा है।
ये काय बात का एक्स्ट्रा, नाइट्रोजन गैस एक्स्ट्रा है तो वो गैस बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ना चिप्स खराब नहीं होगा। तो बजाय खुला चिप्स खाने के बंद चिप्स खाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं तो वही, अगर मतलब कभी वैसे खाता नहीं, बट कभी कभी मन करता है चिप्स खाने का, तो मैं वो लेस वाले चिप्स, जब ब्रांड प्रमोशन तो मैं लेस वाले चिप्स वगैरह सब खाता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो पैकेट बंद वाले अच्छे लगते हैं, रेंसिडिटी उसमें नहीं हो सकती, नाइट्रोजन गैस उसमें फिल कर रखा होता है, इसलिए रेंसिडिटी से बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की, एनसीईआरटी में पहले दे रखा है, और ये टॉपिक है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। चेंज जो है वो दो तरह के होते हैं, केमिकल और फिजिकल। छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है ऑलरेडी, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। बिकॉज एनसीईआरटी ने भी थोड़ी सी झलक दिया, उसने वहीं से शुरू करा है, चैप्टर को वहीं से शुरू किया। बट मैं इसको अभी इसलिए लेकर के आऊं, क्योंकि अगर मान लो ये चीज मैं पहले पढ़ा रहा होता ना, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल। अब आपको सब पता है, क्योंकि जो भी रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर, इवन केमिस्ट्री में जो भी हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा, वो सब केमिकल चेंज के अंदर आता है। और जो नहीं पढ़ रहे वो फिजिकल के अंदर आता है। या फिर ये बोलो कि क्लास 9 में पढ़ लिया बर्फ का पिघलना या फिर पानी उबलना, ये सब हमने क्लास 9 में पढ़ लिया, वो सब फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्लास 9th और क्लास 10th में केमिकल चेंज ज्यादा पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस। क्लास 9 में तो रिएक्शंस आ नहीं रही थी इतनी, लेकिन क्लास 10th में इतनी रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है इतनी सारी, तो केमिकल चेंज है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये केमिकल चेंज है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगी 100% पक्का, यार इसमें क्यों होगी, तो फिजिकल चेंज है ना। और ये इसमें नया केमिकल बनेगा, इसमें नया केमिकल नहीं बनेगा। क्यों बनेगा भाई, फिजिकल चेंज है, उसमें केमिकल बनाओगे क्यों यार, केमिकल में बनाओ ना तुम, ठीक है। और ये वाली जो डेफिनेशन है जो मैंने लिखा शेप साइज कलर, इसमें चेंज हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो ये तो भ्रम में डाल सकता है। शेप साइज चेंज होना ये भ्रम में डाल सकता है। आप इन दोनों को देखना कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही कि नहीं, नया केमिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार आ जाता है कि हो सकता है इसमें से 3 एग्जांपल ले ले और इसमें से एक एग्जांपल ले ले और बोले फिर वो कि ना ये बताओ कौन सा फिजिकल चेंज है, या फिर बोले ये बताओ कि कौन सा नोट केमिकल चेंज, ऐसे करके पूछ लेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ पेपर। मैं किसी भी चीज को इस दुनिया में जला रहा हूँ, कोई सी भी चीज अगर मैं जला रहा हूँ, बर्निंग ऑफ पेपर या कुछ भी बर्न कर रहा हूँ, तो एक गैस निकलेगी, और गैस इवॉल्व होना यानी कि गैस निकलना, तो एक केमिकल बन रहा है, एंड दैट इज बर्निंग ऑफ पेपर, कॉल, कुछ भी बर्निंग, कोई भी चीज। देखो पहले तो ये समझो, जो भी रिएक्शंस हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, क्या क्या पढ़ा, मैग्नीशियम रिबन का जलना, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर में जाना, जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी अभी तक इस चैप्टर में, अब रिलेट करना बहुत आसान हो रहा है, इसलिए इसको अभी पढ़ा रहा हूँ लास्ट में, सबसे लास्ट में, क्योंकि अब एक तरह से हम इसको रिवाइज जैसा कर रहे हैं। तो जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है वो सारी की सारी रिएक्शन केमिकल चेंज में वो सब एग्जांपल्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला बर्निंग ऑफ कोल, तो वो किसमें आएगा, इसमें आएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसी चैप्टर में तो हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन वाले में, है ना। बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग कोई सी भी चीज की बर्निंग, डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें ना केमिकल्स अलग अलग काम कर रहे होते हैं, डाइजेशन में अलग अलग केमिकल्स काम कर रहे होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। लाइव प्रोसेस में और भी डिटेल में देखेंगे हम कौन कौन से एंजाइम होते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये क्या होता है, देखो जो अंगूर होता है ना, उसे हम ना मतलब एक तरह से सड़ा करके और उसको हम ना वाइन बनाते हैं। वाइन बनाने में हम फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का यूज करते हैं। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज आल्सो केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें केमिकल ही चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत अल्कोहल बन जाता है फर्मेंटेशन के बाद, ठीक है। और अगर कोई बंदा खाना बना रहा है तो दैट इज आल्सो केमिकल चेंज, पूरा केमिकल ही चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने पता नहीं क्या क्या मसाले डाले, क्या चीज। तो फूड कुकिंग इज आल्सो केमिकल चेंज। और सोरिंग ऑफ मिल्क या कडलिंग, या मिल्क का खट्टा होना या फिर मिल्क को दही में बदलना, वो उसमें केमिकल थोड़ा चेंज हो जाता है। लैक्टिक एसिड नहीं बढ़ जाता, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, यानी केमिकल बढ़ जाता है, यानी दैट रिएक्शन इज आल्सो, दैट वो जो हो रहा है वो केमिकल चेंज है ना। और बैटरी में जो भी रिएक्शंस हो रही है, जो बैटरी फोन में है, या फिर जो आप फोन, जिस फोन से आप मेरे को देख रहे हो उसके अंदर बैटरी के अंदर एक रिएक्शन हो रही है, दैट रिएक्शन इज आल्सो केमिकल चेंज। और बेकिंग ऑफ केक, केक का फूलना, केक के फूलने में क्या होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और केमिकल चेंज हो रहा होता है उसके अंदर, ठीक है। इसको हम चैप्टर नंबर 2 में और डिटेल में देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ कैंडल, ध्यान से सुनना, बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपस में। देखो ध्यान से सुनना, अगर देखो एक मोमबत्ती है मेरे पास, सुनो, ये मैंने अपने रेगुलर वाले लेक्चर में बताया हुआ ऑलरेडी, ध्यान से सुनना। एक मोमबत्ती है, उसको मैंने जलाई, तो अगर मोमबत्ती का धागा जल रहा है, बर्निंग, बर्निंग ऑफ कैंडल यानी मोमबत्ती का धागा जलेगा, मोम थोड़ी ना जलेगा, मोम तो पिघलेगा, मोम जलता नहीं है, मोम पिघलता है, ठीक। जब यहाँ पे मतलब जलता रहता है ये, जब ये धागा जलता रहता है तो मोम जो है वो पिघलता रहता है। तो मोम का पिघलना
उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, बस मोम कम होते जा रहा है। मोम इन उसमें मोम जो है, मोम वैक्स, जो वैक्स है वो उसमें कम होता जा रहा है, वैक्स कम होता जा रहा है। तो मेल्ट कर रहा है जो वैक्स, वो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कोई केमिकल चेंज तो नहीं हो रहा ना यार, जो वो वैक्स है वो बस मेल्ट कर रहा है। तो वो मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट इज वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है, वो केमिकल थोड़ा ना चेंज हो रहा है। बट उसका जो धागा जल रहा है, मोमबत्ती का जो धागा जल रहा है, उसमें वो चीज जल रही है, और जलना इज केमिकल चेंज। कोई भी चीज जल रही है, इवन पड़ोसी भी जल रहे हैं दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में कोई भी चीज बर्न करती है। तो अब जैसे मान लो कोई बोले ना कि पड़ोसी जल रहे हैं, तो पड़ोसी जल रहे नहीं, आप ऐसे बोलना कि केमिकल चेंज हो रहा है बगल में हमारे, केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज है, पड़ोसी जल रहे हैं। तो ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है, मोम का पिघलना, दैट इज फिजिकल चेंज। जबकि बर्निंग ऑफ कैंडल है वो सेम चीज, बर्निंग ऑफ कैंडल एज बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना, दैट इज केमिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन वो फिजिकल चेंज में आता है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब एग्जांपल के लिए आप ये समझो कि गन्ने का रस है, उसमें से मैंने रस में से हटा करके उसका चीनी बनाया, तो गन्ने के रस से रस जो है वो पानी के फॉर्म में होगा, उस पानी को मैंने सॉलिड में कन्वर्ट किया, यानी कि कैसे चीनी बनाई उसकी, मैंने पानी को चीनी बनाया मैंने, तो उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट किया। चीनी के क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे, उसमें कन्वर्ट किया। तो क्रिस्टल में कन्वर्ट करना, किसी भी चीज का क्रिस्टल बनाना, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। और इसमें कोई केमिकल तो नहीं बदलाना यार, गन्ना भी मीठा था, बिल्कुल वही सारे केमिकल्स उसमें भी थे, और यही सारे केमिकल्स चीनी के अंदर भी है। तो दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, केमिकल कोई चेंज नहीं हुआ वहां पे, क्रिस्टलाइजेशन इज फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, अच्छा बर्फ पिघल गई, तो बर्फ क्या पिघलने के बाद उसके अंदर केमिकल चेंज हो जाता है क्या? अगर वो बर्फ बर्फ था, H2O था, तो क्या पिघलने के बाद वो क्या ऑक्सीजन बन जाता है? नहीं ना, H2O ही रहता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, केमिकल कोई चेंज नहीं हो रहा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, देखो पानी को उबाल रहे हो, पानी को अगर उबालोगे तो भाप बन जाएगा। अच्छा भाप बन गया तो क्या H2O से D2O बन गया D2O भी एक चीज होती है, D2O बन गया, ऐसा तो नहीं है ना, H2O ही रहेगा वो, चाहे भाप हो चाहे बर्फ हो, वो H2O ही रहने वाला है। तो दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। और बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ पेपर, अगर मैं पेपर को पॉपर अगर मैं पेपर को फोल्ड कर रहा हूँ, पेपर भी नहीं है क्या, हाँ ठीक है, हाँ क्या लिखा है इस पे, महल, वाह बढ़िया, वो खेल लेते हैं हम। अच्छा ये बात है दिवाली वाले दिन की, हम खेल रहे थे, ताजमहल का प्लेट होता है वो खेल रहे थे। तो अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करूं, तो क्या ये पेपर के अंदर का कोई केमिकल बदल गया? नहीं, केमिकल बदला ही नहीं। दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज के अंदर आता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, इवन केमिकल चेंज भी आपको समझ आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स वाला, देख लेना क्या बोला है उन्होंने। बर्निंग ऑफ कैंडल बोला है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स बोला है, मोम का पिघलना बोला है, या फिर मोम का जलना बोला है। कोई भी चीज जल रही है तो वो केमिकल चेंज के अंदर आता है, ठीक है। तो अब ये टॉपिक अगर मैं पहले बता रहा तो समझ नहीं आता, अभी समझ आ गया। तो अब इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हो, और ये चैप्टर अब आपकी मुट्ठी में आ चुका है। और अब इससे रिलेटेड अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनो। अब जैसे आपने ये लेक्चर को एकदम डिटेल में अच्छे से देख लिया, पूरे ध्यान से पूरे फोकस के साथ देख लिया, अब आपको इसके नोट्स को डाउनलोड करना है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, हो सकता है वहां पे पहले अपलोड हो जाए, ठीक है। तो टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जैसे ये लेक्चर खत्म, फिर 5-10 मिनट में आपको इसी के नोट्स से रिवाइज करने हैं। 5 से 10 मिनट में रिवाइज करने के बाद आपको फिर जो मैं क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो क्वेश्चन करने हैं, एकदम अच्छे से करना है उस क्वेश्चन को। और वहां से आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते, कैसे आते हैं। और इवन हो सकता है कि वो क्वेश्चन रिपीट भी हो, बाद में ना कहना कि आपने क्वेश्चन दिया था शायद मैं देख लेता। पता मेरे पास एक मैसेज आया था, बंदा ना एक तरह से इमोशनली वो कर रहा था, मतलब हरकत हरकत इमोशनली जिसने मैसेज किया, उसने बोला भैया काश काश भैया काश मैं आपकी वीडियो जो है वो पहले देख लेता, जो रेगुलर बैच की वीडियो डाली है ना मैंने, वो उसको देख करके वो कह रहा है, एपी की वीडियो देख के शायद वो कह रहा है कि काश मैं वीडियो को पहले देख लेता, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन कराया वो मेरे मिड टर्म में डायरेक्ट आया, डेटा तक चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया जो आपने करवाए हैं सेम एज इट इज। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी तक रखी हुई है। उस बंदे ने जो मेरे को बोला ना, मैंने कहा भाई ये कहाँ था, कहाँ घूम रहा था, लेकिन उसके एक आवाज में एक रिग्रेट था, एक पछतावा था कि काश ये वीडियो मुझे पहले मिल जाती। तो यार इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी देख रहे हो ना, तो अब आपने लेक्चर तो देख लिया पूरा का पूरा, अब कुछ आप भी करो अपनी तरफ से मेहनत, थोड़ी मेहनत करनी, ज्यादा नहीं। 80% के आसपास मेहनत तो मैंने कर दी, 70-80%। और प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एग्जाम में इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड मुझे ये बताना कि आपको इस वन शॉट में क्या चीजें जो इम्प्रूव करनी चाहिए और क्या चीजें अगर मेरे को कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हो, और अगर कुछ आपको मेरा मतलब एडवांटेज बताना है कि बताना आपकी ये बात अच्छी है या फिर ये बुरी है, तो वो भी मतलब एक तरह से आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। जरूर अपना फीडबैक देना, बिकॉज आपका हर एक फीडबैक जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। शुरू से जब से चैनल स्टार्ट हुआ है, जब से लेकर अब तक मैंने आपके सारे जितने फीडबैक हो सकते हैं सारे सुने। आप चैनल पे जाकर के देख लो, एक भी ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा कहीं भी, कम्युनिटी पोस्ट में, वीडियो के नीचे, कहीं भी किसी भी जगह पे जिसका रिप्लाई मैंने नहीं दिया हो। तो हर एक फीडबैक जो भी आप देते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए फीडबैक जरूर दिया करो कि आप हम सेशन में क्या इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं क्वेश्चन ज्यादा ले रहा हूं तो आप ये बोल सकते हैं क्वेश्चन कम लेवल का लो, या फिर क्वेश्चन कम ले रहा हूं तो आप बोल सकते हो ज्यादा लो। अब देखो ये चैप्टर की रिक्वायरमेंट जैसी थी उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस लेकर के आया, पीवाईक्यूज बताए, बट जो क्वेश्चन आपको डिस्कशन मिला उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इसके अलावा आपको केमिकल रिएक्शन में अपने एंड से सिर्फ एक क्वेश्चन करना, मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, बस वो करना है और हैंड रिटन नोट्स को पढ़ लेना बस। उसके बाद इसको रख देना, फिर मत पढ़ना इसको। बाद में जब पढ़ना, जब आपका टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट होता है आपका, है ना, तो संडे को जो टेस्ट होगा उससे पहले आप इसको रिवाइज कर लेना, और उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उसमें आप गलत मत करना। तो संडे के टेस्ट के लिए हर दिन हमें क्यों पढ़ना है, संडे के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए हमें पढ़ना है। संडे के टेस्ट को टारगेट रखते हुए आज हमें पढ़ना है अभी। एंड हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिकॉज स्प्रिंट बैच एंड आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू।